हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और वर्ल्ड हिस्ट्री की अपनी सीरीज में पॉलिटिकल फिलोसफीज में आज हम लिबर्टेरियनिज्म को समझेंगे। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं सो मेक श्योर दे वॉच ऑल द प्रीवियस सेशंस। स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइए, आपको वहां पर मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम सर्च करते हैं तो वहां से आप पिछले सभी सेशंस को एक्सेस कर सकेंगे। मेक श्योर यू वॉच ईच एंड एवरी सेशन। पिछले सेशंस आपके लिए देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूरी सीरीज है। और अगर आप मेरे पढ़ाने की फिलॉसफी के साथ थॉरली जुड़ना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप हों, या अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठे तो हर लेवल का सवाल जो है वो आप टैकल कर सके, सो मेक श्योर यू वॉच ईच एंड एवरी सेशन। उन सेशंस में जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर मैंने जोर दिया है, कॉन्सेप्ट जो है वो आप अपने तैयार करते जाइए, डेवलप करते जाइए और रिवीजन करते रहिए। हमेशा की तरह मैं कहता हूं, रिवीजन के साइकिल में डले रहिएगा। पिछले सेशंस में, पिछली वीडियोस में जो मैंने सवाल पूछे हैं उनके जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करेंगे कि आपको सेशंस अच्छे लगे, बुरे लगे या जैसा भी आप फील कर रहे हैं। सो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हमें पढ़ना है लिबर्टेरियनिज्म। अब यहां पर इस शब्द में ध्यान से देखिए, दिस इज नॉट लिबरलिज्म। सो लिबरलिज्म और लिबर्टेरियनिज्म में डिफरेंस अगर है तो क्या है, तो इन सारे पॉइंट्स को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो आइए शुरू करते हैं। सो लिबर्टेरियनिज्म से आज हमें शुरुआत करनी है, लेकिन एक बैकग्राउंड प्रिपेयर करते हैं। तो ये लिबर्टेरियनिज्म क्या है? एक तरह की पॉलिटिकल फिलॉसफी है, राइट, कि सोसाइटी गवर्नेंस किस तरह काम करने चाहिए, राइट। लेकिन ये जो मॉडर्न आइडियोलॉजीज हैं ये डेवलप कब हुई? ये जो मॉडर्न सोशियो इकोनॉमिकल, सोशियो पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजीज है ये डेवलप हुई है आफ्टर द एज ऑफ एनलाइटमेंट। यानी एज ऑफ एनलाइटमेंट के पॉलिटिकल फिलोसोफर्स या उस समय के जो थिंकर्स हैं, जैसे मोंटेस्क्यू है, ठीक है, रसो वगैरह है, इन सब की जो भी आइडियोलॉजीज हैं उनका असर हमें मॉडर्न टाइम्स में देखने को मिला। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इमैनुअल कांत की बातों का असर पड़ा हिगल पर और हिगल की बातों का असर पड़ा मार्क्स पर। मार्क्स की बातों को फॉलो करा लेनिन ने, लेनिन की बातों को फॉलो करा स्टालिन ने, स्टालिन की बातों को फॉलो करा माओ ने, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डेवलप होने वाला जो पूरा ये हमने सिस्टम, ये फ्लो समझा है, ये रेनेसांस के बाद एज ऑफ एनलाइटमेंट वाले पीरियड से शुरू हुआ है, राइट। तो अगर आपको ये पूरा फ्लो समझना है तो मैं रेकमेंड करता हूं पिछले सेशंस देखिए, रेनेसांस वाली वीडियो देखिए, एज ऑफ एनलाइटमेंट वाली। वहां से आपको पता चलेगा कि रेनेसांस क्या है, किस तरह रेनेसांस के बाद एज ऑफ एनलाइटमेंट शुरू हुआ, साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, उसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड बढ़ा क्योंकि ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई, और ग्लोबल ट्रेड बढ़ा, नई तरह की इकोनॉमी, मर्केंटाइल इकोनॉमी डेवलप हुई, और धीरे धीरे कैपिटलिज्म जो है वो डेवलप होता गया। और साथ ही साथ ये जो एज ऑफ एनलाइटमेंट के जो फिलोसफर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, इन्होंने भी जो है वो गुड गवर्नेंस के तरफ, या गुड गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए और कैसे अचीव की जाएगी उसके लिए काफी सारी फिलोसफीज दी। उसमें से एक आज हमें समझना है कि लिबर्टेरियनिज्म क्या है। तो आई होप ये बैकग्राउंड आपके पास प्रिपेयर्ड है, रेनेसांस, एज ऑफ एनलाइटमेंट। और अभी जो मैंने कम्युनिज्म पर 3 सेशंस लिए थे, ठीक है, उसमें मैंने आपको समझाया था कि मार्क्स का कम्युनिज्म, मार्क्स ने जो मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म डेवलप किया है, हिगल का क्या असर है। फिर हमने पूरा थ्रू आउट समझा कि कम्युनिज्म जो है वो किन सवालों को या किन पॉइंट्स पे एम्फोसिस डालता है, किन सवालों का जवाब देता है। और फिर हमने एक जो है वो असेसमेंट क्रिएट किया था, ठीक है, और फिर हमने टाइप ऑफ कम्युनिज्म भी देखे हैं। आज हम बढ़ते हैं, आज हम लिबर्टेरियनिज्म पर जोर देंगे। फिर से मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि ये सेशन, अगेन दिस सेशन विल बी अ कंसेप्चुअल वन। अगर आप फैक्ट्स ढूंढ रहे हैं तो फैक्ट्स यहां पर मिलेंगे आपको, लेकिन बहुत लिटिल, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी जो है वो बढ़ेगी यहां से। आज ये जो हमारे सेशंस है, यहां से कॉन्सेप्ट तैयार होंगे जो कि फर्दर जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़े या एंशिएंट भी पढ़े, मेडिवल जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको बहुत मदद करेंगे ये कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब मिडिवल इंडिया को समझाऊंगा तो मिडिवल यूरोप को भी जो है वो थोड़ा सा जोड़कर चलूंगा, और मिडिवल यूरोप में और मिडिवल इंडिया में क्या सिमिलरिटीज, डिससिमिलरिटीज हैं, ये पॉलिटिकल फिलोसफीज के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसलिए इन पॉलिटिकल फिलोसफीज को हमने अभी समझ लिया, अच्छा किया। आगे बढ़ते हैं आज, ठीक है। पहला पॉइंट देखिएगा, लिबर्टेरियनिज्म इंक्लूड्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल philosophies, each sharing the common overall priority of minimal government combined with optimum possible individual liberty, ठीक है। सो लिबर्टेरियनिज्म के अंदर जो है वो
या कई सारे शब्दों से जाना जा सकता है इसे, यानी कि इसके सिनोनिम्स भी आपको मिल जाएंगे, या इसके अंदर जो है वो लिबर्टेरियनिज्म के अंडर जो है वो काफी और सारे जो है वो पॉलिटिकल फिलॉसफीज निकल कर आएंगी। ठीक है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है पॉलिटिकल फिलॉसफीज का, लेकिन जिसकी बेसिक थीम क्या है कि एक सोसाइटी में जो गवर्निंग बॉडी है, देखिए यहां पर क्या एक्सेप्ट किया है कि गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, और मार्क्स क्या कहते हैं कि क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी विल बी द यूटोपिया। और लिबर्टेरियनिज्म क्या कहते हैं कि गवर्नेंट बॉडी या एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए, लेकिन वो मिनिमल होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल कम से कम उसकी दखल अंदाजी हो। क्योंकि पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था, जब हम असेसमेंट कर रहे थे मार्क्सिज्म का, कि मार्क्स ने अंत में ये नहीं बताया कि जो यूटोपिया होगा वो काम कैसे करेगा, या उस पर ज्यादा क्लैरिटी उसने नहीं दी। ठीक है, तो जो स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी अंत में डेवलप होने वाली है, वो स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी काम करेगी किस पर? एसेंशियली काम करेगी कि लोग जो है वो आइडियलिस्टिक हों, लोग एक दूसरे की हानि ना करें। लेकिन जिस तरह हेगेल ने कहा है कि इंसान, या जो हेगेलियनिज्म है या जो आइडियलिज्म है, बेसिकली वो कहता है कि इंसान जो है वो मतलब जेनेटिकली ग्रीडी है, होमोसेपियंस सेपियंस जेनेटिकली ग्रीडी है। ठीक है, तो हमने उसको भी कॉन्ट्राडिक्ट किया। हमने एग्जाम्पल लिया जो नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं, उन्होंने जो है वो डिस्ट्रक्टिव सोसाइटीज नहीं थी, वो ग्रीडी सोसाइटीज नहीं थी। तो यहां से हमें पता चलता है नेचर नर्चर डिबेट जो है वो आ जाती है। नेचर नर्चर डिबेट क्या है आगे कभी डिस्कस करूंगा मैं, लेकिन एज द नेम सजेस्ट कि किसी व्यक्ति का कैसा नेचर है और कैसा उसको नर्चर मिला है। ठीक है, तो मार्क्स कहते हैं कि एनवायरनमेंट के हिसाब से नेचर डेवलप होता है, और जो आइडियलिज्म कहता है कि जेनेटिकली इंसान ग्रीडी है। ठीक है, सो जो लिबरलिज्म है या लिबर्टेरियनिज्म है, ये दूर बैठा बैठा दोनों को, आइडियलिज्म और मटीरियलिज्म को आपस में लड़ते हुए देख रहा है और कंक्लूजन तैयार कर रहा है। इसने क्या कंक्लूजन तैयार किया कि देखिए इंसान जो है वो ग्रीडी है, लेकिन सभी के सभी नहीं है, लेकिन कुछ तो होंगे। आप जो यूटोपिया बना रहे हैं, क्लासलेस और क्या बोलते हैं स्टेटलेस जो यूटोपिया आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, वहां पर अगर ग्रीडी लोग निकल आए तो वो अपनी ग्रीड के चलते फिर से रूल्ड एंड गवर्नड और मतलब रूलर्स और रूल्ड वाला जो है वो सिस्टम फिर से डेवलप हो जाएगा, क्लासेस फिर से डेवलप हो जाएंगी। तो ये एक इन्फिनिट लूप है। ठीक है, सो दैट मीन्स हमें एक ऐसी सोसाइटी, प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। सो लिबर्टेरियनिज्म यू कैन से एज अ प्रैक्टिकल अप्रोच, या इस तरह भी कहा जा सकता है कि लिबर्टेरियनिज्म एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, जिसके तहत उन्होंने मिनिमलिस्टिक गवर्नमेंट रखी है। क्योंकि क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की अथॉरिटी इंडिविजुअल के ऊपर लिमिटेड की जा सकती है, मिनिमल की जा सकती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लिबर्टी जो है वो किसको मिले? इंडिविजुअल को मिले, ताकि सोसाइटी में व्यक्ति जो है वो ज्यादा से ज्यादा आजाद हों। अब इस फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि वो ऐसी एक्टिविटीज करें जो दूसरों के लिए डिस्प्लीजेंट हो। ठीक है, तो आगे समझते हैं इस चीज को भी। लेकिन सबसे पहला हमने पॉइंट जो है वो क्या एस्टेब्लिश किया कि लिबर्टेरियनिज्म एक ऐसा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो ये कहता है कि एक सोसाइटी या एक पॉलिटिकल स्फीयर में जो गवर्नमेंट है, जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, उसकी अथॉरिटी सिटीजन या इंडिविजुअल के ऊपर कम से कम होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शक्तियां, ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम जो है वो इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए। ठीक है, सो ऑप्टिमम पॉसिबल इंडिविजुअल लिबर्टी। लेकिन ऑप्टिमम पॉसिबल ऐसा नहीं कि एक इंडिविजुअल को आप इतनी लिबर्टी दे दें कि सर फोड़ा है वो किसी का और उसका कोई कुछ ना बिगाड़ सके। ठीक है, सो दैट मीन्स ऑप्टिमम पॉसिबल, इतना कि सोसाइटी में कोई दंगा ना क्रिएट हो, कोई हार्म ना हो, किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा किए गए किसी भी कृत्य से दूसरे इंडिविजुअल को कोई बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, सो मोटे तौर पे लिबर्टेरियनिज्म ये कह रहा है। तो हम धीरे धीरे इसकी तहों में उतरते हैं, इसकी लेयर्स बाय लेयर जो है वो स्टडी करते हैं इसे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अब इसके गोल्स क्या हैं। ठीक है, गोल्स प्रायोरिटाइज फ्रीडम। ठीक है, लिबर्टेरियनिज्म के गोल्स क्या हैं? फ्रीडम जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए एक सोसाइटी में। अब देखिए, मैंने आपको रेनेसांस के बाद एज ऑफ एनलाइटमेंट में एक फंडा मैंने आपको बताया था कि ह्यूमनिज्म डेवलप हुआ। ह्यूमनिज्म का मतलब ये कि इंसान की जो सोच है, इंसान जो सोच सकता है, इंसान जो है वो अपनी इमेजिनेशन को यूज करके जो है वो अपने जीवन को डिजाइन करे, ना कि चर्च ने जिस तरह कह दिया कि राजा तो किंग यही होगा, यही फैमिली किंग होगी, है ना। ह्यूमनिज्म इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि चर्च ने कह रखा था कि आदमी को यही करना है, और
सर्फ को ये करना है, लॉर्ड को ये करना है, नाइट्स को ये करना है, बैरन को ये करना है, किंग को ये करना है, उसकी क्वीन को ये करना है। तो सबके फंक्शंस जो है वो फिक्स थे, लेकिन प्रोडक्शन में, समझ रहे हैं, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में हर क्लास के फंक्शन अगर फिक्स होंगे तो वो एक्सप्लॉइटेटिव है, क्योंकि जो सर्फडम था फ्यूडल पीरियड का, यानी जो यूरोपियन मिडिवल हिस्ट्री है, उनका जो सर्फडम था वो पिस रहा था ऑब्वियसली। जैसे मैंने आपको बताया ना, अकॉर्डिंग टू मार्क्स सोसाइटी को किस तरह बांटा मार्क्स ने? प्रिमिटिव कम्युनिज्म, एंशिएंट स्लेवरी, मेडिवल फ्यूडल, और मॉडर्न जो है वो कैपिटलिस्ट एंड प्रोलेटरेट से जो लेबर करवाया जा रहा है वेज के बदले, ठीक है। और आगे क्या आएगा? सोशलिज्म ट्रांजिशनली, और फाइनली जो है वो यूटोपिया होगा कम्युनिज्म का, ठीक है, जो कि प्रिमिटिव में भी था। तो इस तरह जो है वो मार्क्स ने बांटा है सोसाइटी को, राइट। लेकिन जो लिबर्टेरियन है वो क्या कहते हैं कि फ्रीडम प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि मेडिवल पीरियड में भी सर्फ को फ्रीडम नहीं थी, क्योंकि जो सर्फ था, जो दास था, वो बंधा हुआ था। उसको उसके लॉर्ड ने जो कहा है, एक पैच ऑफ लैंड दे दिया, उस पर उसको मजदूरी करनी है जीवन भर, उसमें से जो भी प्रोड्यूस निकला वो नाइट को चला जाएगा, उस सर्फ के पास केवल खाने का गुजारा बचेगा, उसके जीने का गुजारा बचेगा, ठीक है। तो ये फ्रीडम नहीं है। तो हमने यूरोपियन मिडिवल हिस्ट्री से यूरोपियन अर्ली मॉडर्न और मॉडर्न हिस्ट्री में कदम रखा, रेनेसांस और एज ऑफ एनलाइटमेंट के ट्रांजिशनल फेजेस देखे, और वहां पर ये आइडियाज उभर कर आए ह्यूमनिज्म के, एज अपोज्ड टू द कैथोलिक चर्च के, जो सोसाइटी को कैथोलिक चर्च ने जो अपने कंट्रोल में करा हुआ था, और पूरी सोसाइटी इंक्लूडिंग द एरिस्टोक्रेसी चर्च के कहने पर चल रही थी, ठीक है। और जैसा चर्च कह रहा था वैसा जो है वो सोसाइटी फंक्शन कर रही थी। और अगर कोई उसके अपोज में जाता है तो उसको जला दिया जाता, ओपनली एग्जीक्यूट कर दिया जाता, क्रूसीफाई कर दिया जाता, ठीक है। सो ये जो ह्यूमनिज्म की अप्रोच है, ह्यूमनिज्म कहता है कि इंसान को फ्रीडम दो, इंसान को खुद सोचने दो आप। तो यहां से निकल कर आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ह्यूमनिज्म मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है, नहीं देखी है वीडियोस तो एज ऑफ एनलाइटमेंट और रेनेसांस वाली जो वर्ल्ड हिस्ट्री की पहली वीडियोस हैं उनको देखिए थॉरली, ठीक है। अब देखिए किस तरह की फ्रीडम पर उन्होंने, लिबर्टेरियनिस्ट ने जो है वो एम्फसाइज किया है, प्रायोरिटाइज किया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम टू बेयर आर्म्स, फ्रीडम ऑफ एंड फ्रॉम रिलीजन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ ओनरशिप एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। देखिए अब एक मैं पॉइंट ना आपके दिमाग में डालना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इस तरह आप, क्योंकि अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे जो है वो पॉलिटी को रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं कि पॉलिटी को समझने का एक मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस वाला तरीका बताता हूं, ठीक है। अगर फ्रीडम दी जा रही है, अगर भारतीय सरकार द्वारा फंडामेंटल राइट दिए गए, अगर भारतीय सरकार द्वारा फ्रीडम दी गई, तो दैट मीन्स पहले जो है वो, अगर उन फ्रीडम्स को फंडामेंटली और एनफोर्स करवाया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा, यानी कि इस लेवल पर फ्रीडम दी गई है कि उसको एनफोर्स करवाया जा सकता है, दैट मीन्स पहले वो फ्रीडम्स जो है वो नहीं थी बिल्कुल भी, इसलिए उनको एनफोर्स कराया गया ना, नेसेसिटी थी तभी एनफोर्स कराया गया, ठीक है। सो दैट मीन्स पहले जो है वो उस तरह की फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं थी। तो आपको इतिहास में क्या ढूंढना है? जैसे मान लीजिए फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो अगर एनफोर्स्ड है, ठीक है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो आपकी फंडामेंटल राइट है, राइट, और फंडामेंटल राइट आपके एनफोर्स्ड हैं, एनफोर्स किए जा सकते हैं। सो दैट मीन्स प्रायर टू दैट, भारत में संविधान बनने से पहले जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी बोलने का जो हक है, वो खुले तौर पर लोगों को नहीं था, इसीलिए एनफोर्स करके दिया गया ताकि लोग बोल सकें, ठीक है, ओपनली क्रिटिसाइज कर सकें, अपने पॉइंट्स को, अपने ओपिनियंस को रख सकें, एज लॉन्ग एज वो कोई मतलब बड़ी समस्या ना क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ही ऑफेंसिव बात, रिलीजियस या नेशनल हार्मनी को खराब करने वाली बात ना बोल रहे हो, ठीक है, वो समझ आती है, ठीक है, वहां पर रिस्ट्रिक्ट्स है तो वो बात समझ आती है ना। कल को ऐसा ना हो ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे लोग खड़े होकर सरेआम जो है वो गालियां दे रहे हैं, ठीक है, सड़क पे खड़े होकर गालियां दे रहे हैं, राष्ट्र के खिलाफ जो है वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच उतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है और उतनी होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, जिससे हार्मनी जो है वो खराब हो। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर दी गई है दैट मीन्स पहले नहीं थी। तो इस तरीके से समझिए, लॉ को पढ़ना है आपको, अगर आपको पॉलिटी समझनी है, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है,
तो इस तरह से समझिए, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी पर्टिकुलर आर्टिकल के अंडर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन या अन्य दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है तो उससे पिछले इतिहास में जाइए। सो दैट मीन्स अगर लिबर्टेरियनिज्म फ्रीडम ऑफ स्पीच पर जो है वो उन्होंने प्रेशर दिया या जोर डाला, सो दैट मीन्स उनसे पहले का जो पीरियड था, यानी जो डार्क एजेस थे, यानी कि जो ट्रांजिशनल फेज था, यानी कि 15th 14th सेंचुरी वाला जो पीरियड था, वहां पर लोगों को बोलने का हक नहीं था। और लोग कौन? जो सर्फ हैं स्पेशली, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन कौन है? सर्फ्स हैं, राइट, जो दास हैं। तो सर्फ्स को तो बिल्कुल भी बोलने का हक नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर वो किसके खिलाफ बोलेंगे? वो अपने इमीडिएट लॉर्ड के खिलाफ बोलेंगे, और लॉर्ड के खिलाफ वो बोल नहीं सकते क्योंकि लॉर्ड के पास मिलिट्री अथॉरिटी है, वो उनको एग्जीक्यूट करवा देगा। और लॉ कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि कानून यही कह रहा है कि सर्फ जो है वो अपने लॉर्ड को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, ठीक है। तो डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि जब मैं पॉलिटी समझाऊंगा आपको, पॉलिटी का जब मैं आपको बैकग्राउंड दूंगा थोड़ा सा, तो वहां पर या शुरुआती जो आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट वगैरह अगर कभी मैं आपको समझाऊंगा तो वहां पर मैं इस तरह समझाऊंगा कि कौन सा आर्टिकल क्यों बनाया गया, क्योंकि पहले क्या हालात थे। और मुझे ऐसा लगता है, और मैं अभी ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर बच्चे कोई कभी पॉलिटी पढ़ते हैं तो इस सेंस में पढ़िए, बहुत आसान तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। अगर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो देखिए उसकी जरूरत क्यों है, पहले क्या था, पहले ऐसे क्या हालात थे कि सरकार को एनफोर्स करवाने पड़ी ये सब चीजें। नेक्स्ट चीज देखिएगा, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इकट्ठा होने की फ्रीडम दी गई। क्यों? क्योंकि अगर कोई चेंज लाना चाहती है अगर सोसाइटी, तो इकट्ठा होकर ही लाएगी। और अगर आप इकट्ठा होने को सोसाइटी को अगर आप इकट्ठा होने की शक्ति ही नहीं देंगे तो वो कैसे जो है वो अपना जनमत इकट्ठा कर पाएंगे। सो फ्रीडम ऑफ असेंबली जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फ्रीडम ऑफ बेयर आर्म्स, हथियार रखने की अनुमति, क्योंकि देखिए कॉलोनियल और थ्रू आउट इंपीरियलिस्टिक हिस्ट्री में जिसके पास शक्ति है, वायलेंस जो कर सकता है, उसी ने ही कंट्रोल एस्टेब्लिश किया है। मैंने एक दिन कुछ दिनों पहले भी बोला था कि वायलेंस को आप मान सकते हैं कि की है थ्रू आउट इतिहास में, वायलेंस जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शक्ति रही है। अब वो वायलेंस करना और वायलेंस का थ्रेट देना, आप इंटिमिडेट करें, वायलेंस एक्चुअली में यूज करें, किस तरह आप वायलेंस को अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो एक अलग मायने है। लेकिन पॉइंट ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल भारत में ही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर उसके बाद ब्रिटेन क्राउन का जो शासन था, उन्होंने ये कोशिश करी कि नेटिव इंडियंस जो हैं वो आर्म्स ना रख सकें। अगर वो उनके पास हथियार नहीं होंगे तो वो जब भी रिबेलियन करेंगे तो वो आर्म्ड रिबेलियन नहीं होगी। और हमारी सेना के पास, यानी ब्रिटेन की सेना के पास क्या होगा? आर्मी है, वेल ट्रेन्ड आर्मी है, तो ऑब्वियसली वो किसी भी रिबेलियन को आराम से क्रश कर सकते हैं। तो अगर व्यक्तियों के पास हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी तो जो व्यक्ति चोरी छुपे हथियार बना लेंगे वो आम इंसान का हनन करेंगे। तो दैट मीन्स सेल्फ डिफेंस के लिए आर्म्स होने जरूरी हैं। प्रेजेंट डे सोसाइटी में हमें शहरों में, एटलीस्ट भारतीय शहरों में, हमें इतना ओपन वायलेंस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आज से 50 60 100 साल पहले आकर देखिए, भारत में ओपन वायलेंस सड़कों पर था, हथियार होना बहुत जरूरी था आपके पास। आज भी आपने देखा होगा बहुत लोग जो है वो, उनको आदत होती है, घरों में डंडे रखे होते हैं। उन्होंने क्यों रखे होते हैं? वो पुरानी आदत है, उन्होंने अपने पूर्वजों को देखा है कि उन्होंने डंडे रखे होते हैं, ठीक है। पुराने पूर्वजों ने भाले, तलवारें रखी होती हैं, बंदूकें रखी होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वायलेंस जो है वो एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और जो मतलब भारत में आज़ादी के बाद कानून जो है वो एस्टेब्लिश हुआ, उससे बहुत बड़े लेवल पर वायलेंस कम हुआ है। लेकिन अगर आप मेडिवल हिस्ट्री में जाएंगे, एंशिएंट में जाएंगे, अर्ली मॉडर्न में जाएंगे, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप 50 साल पीछे भी जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा वायलेंस था सड़कों पे, गांव में, कूचों में, गलियों में, हर जगह, ठीक है। तो हथियार रखना जो है वो एक बहुत कॉमन सेंस थी, ठीक है। तो फ्रीडम टू बेयर आर्म्स, हथियार होने चाहिए सेल्फ डिफेंस के लिए। फ्रीडम ऑफ एंड फ्रॉम रिलीजन, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ एंड फ्रॉम रिलीजन। देखिए कैथोलिक चर्च ने एनफोर्स किया कैथोलिसिज्म, दैट मीन्स देयर वाज नो फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन। आप अगर किसी कैथोलिक रीजन में रह रहे हैं तो वो एनफोर्स करते हैं आपके ऊपर कैथोलिसिज्म। अगर आप किसी इस्लामिक रीजन में रह रहे हैं तो आप पर एनफोर्स किया जाता है इस्लाम, ठीक है। हिंदुइज्म में ऐसा कुछ खास जो है वो नहीं, एनफोर्स करने वाला सीन नहीं रहा, क्योंकि भारत बहुत समय थ्रू आउट एंशिएंट और मिडिवल टाइम प्रॉस्पर रहा, तो कुछ एनफोर्सिंग वाला ज्यादा सबूत नजर नहीं आते। कुछ जगहों पर एनफोर्सिंग हुई भी है, ठीक है, लेकिन ज्यादा बड़े लेवल पर भारत में एनफोर्सिंग नहीं हुई क्योंकि भारत का माहौल बहुत शांति प्रिय
आप कह सकते हैं इस मामले में एटलीस्ट, और बहुत मतलब रिलेटिवली बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि प्रॉस्पर रहा है भारत। इस्लामिक रीजन जो पूरा अरेबियन रीजन है, डेजर्ट है, रिसोर्स नहीं है, तो यहाँ पर इन सब माध्यम से यानी कि रिलीजन के माध्यम से अपनी विल जो है वो इम्पोज करी जाती है। ठीक है, सिमिलरली यूरोप में रिसोर्सेज नहीं है, तो रिलीजन के माध्यम से चर्च ने अपनी विल इम्पोज करी। भारत में रिसोर्सेज की भरमार है, इसलिए हर चीज को, हर रिलीजन का खुली भावों से स्वागत किया गया, क्योंकि उससे ट्रेड ही बढ़ा, है ना। यानी कि भारतीय शासकों ने अरबी अगर भारत में ट्रेड करने आ रहे हैं तो रोका नहीं उन्हें। क्यों नहीं रोका? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा तो ट्रेड बढ़ रहा है, तो अगर अरबी आ रहे हैं भारत में, अगर अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो करने दो। ठीक है, सिमिलरली अकबर ने अनुमति दी पुर्तगालियों को कि तुम जो है वो कैथोलिज्म बढ़ाओ, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है हमें। खैर वो तो अपना रिलेशन बनाकर रखना चाहता था, क्योंकि समंदर में जो है वो पुर्तगाली थ्रेट कर रहे थे मुगल्स को कि तुम्हारा ट्रेड बर्बाद कर देंगे, लेकिन वो एक अलग पॉइंट है। बट स्टिल एक रिलेटिव सेंस ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस भारत में एंशिएंट समय से ही रही है। ठीक है, जो कि इस्लामिक और इस्लामिक एज वेल एज क्रिश्चियन रीजन में नहीं है। उन्होंने इन्फोर्स किया है अपने धर्म को, राइट। सो हम अभी यूरोप की बात कर रहे हैं तो हम कैथोलिसिज्म की बात करते हैं। सो कैथोलिज्म जो है वो इन्फोर्स किया जाता है, दैट मीन्स देयर वाज नो फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन। यानी अगर आप कैथोलिक रीजन में रह रहे हैं, अगर आप किसी लॉर्ड के अंडर उसके मैनर में रह रहे हैं, तो आपको कैथोलिक बातों को मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा। नहीं तो आपकी, अगर आप कमजोर हैं तो आपको मार दिया जाएगा, एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, आपसे स्लेवरी कराई जाएगी। अगर आप मजबूत है तो हो सकता है कि आपके साथ किसी और तरीके की ट्रीटी हो। ठीक है, ऐसा नहीं है ना। अगर कोई राजा के रैंक का, कोई बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े एरिस्टोक्रेट के रैंक का अगर कोई इस्लामिक व्यक्ति किसी क्रिश्चियन रीजन में जाता है तो उसको एनफोर्स नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसके पीछे शक्ति जुड़ी है। समझ रहे हैं, शक्ति का भी खेल है यहां पे। सो फ्रीडम ऑफ एंड फ्रॉम रिलीजन का क्या मतलब है कि रिलीजन, किसी भी रिलीजन को परसू करने की आजादी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और वो रिलीजन जो भी मतलब कल्चर जो है वो, मतलब उस रिलीजन का जो भी कल्चर है, या उस रिलीजन का जो भी आप बोल सकते हैं कि प्रैक्टिसेस हैं, उसको ओपनली फॉलो करने की आज़ादी। और दूसरी चीज रिलीजन फ्रॉम फ्रीडम। अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करना चाहता या उसके प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करना चाहता, तो उसको भी आज़ादी होनी चाहिए। तो ये दोनों समझ रहे हैं आप, ऑफ एंड फ्रॉम। और ये भारतीय संविधान प्रोवाइड करता है। तुरंत कमेंट में बताएंगे किस आर्टिकल के माध्यम से। ठीक है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस की फ्रीडम सब समझते हैं हम। फ्रीडम ऑफ ओनरशिप एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। अब यहां पर देखिए, ओनरशिप एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। ओनरशिप का मतलब, अब जो मिडिवल सर्फ्स थे ना, उनको जमीनें रखने का हक ही नहीं था। जो मैनर था, जो लॉर्ड का मैनर था, उस मैनर में पैच ऑफ लैंड उनको खेती करने को दिया जाता था। ठीक है, जिस पैच ऑफ लैंड में से जो भी खेती उन्होंने करी, उसका एक बड़ा हिस्सा नाइट को चला जाएगा, यानी उनके लॉर्ड को चला जाएगा, और कुछ उनकी यूटिलिटी, उनके खाने पीने, उनके जीने के गुजारे का जो बचेगा वो सर्फ को मिलेगा। ठीक है, सो दैट मीन्स ना ही उनके पास किसी ट्रेड को ओन करने का, यानी कि ओनरशिप की अथॉरिटी उनके पास नहीं थी सर्फ के पास। ठीक है, जो आम जनता थी। तो ओनरशिप की अथॉरिटी जो है वो मिले किसे? सभी को, नॉट जस्ट एरिस्टोक्रेटिक क्लास, लेकिन या बर्गियोसी जो डेवलप हुई है, मर्चेंट्स ही नहीं, सभी को मिले। नेक्स्ट इज इट प्रमोट्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइवेट चैरिटी एज अपोज टू प्रोविजन ऑफ वेलफेयर सर्विसेज बाय स्टेट, एंड इट रिजेक्ट्स द कंपल्शंस ऑफ कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। अब देखिए, अब लिबर्टेरियनिज्म कम्युनिज्म और सोशलिज्म के अगेंस्ट या इनसे अलग कैसे है? क्योंकि कम्युनिज्म और सोशलिज्म कहता है कि सब कुछ सरकार का हो जाएगा, सब कुछ राज्य का होगा। एटलीस्ट सोशलिज्म कहता है कि सब कुछ राज्य का होगा, और फिर राज्य सब में आवंटित करेगा, राज्य सब में बांटेगा इक्वली सबको। ठीक है, दैट मीन्स प्रोविजन ऑफ वेलफेयर और सर्विस, वेलफेयर करने का या सर्विस प्रोवाइड करने का जो प्रोविजन है वो राज्य के पास ना हो। जो लिबर्टेरियनिज्म है वो ये कह रहा है कि वो राज्य के पास नहीं होना चाहिए, वो प्राइवेटली ओन्ड होना चाहिए, ताकि राज्य से अलग होकर लोग अपनी मर्जी से जितना देना चाहे दें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दें। ठीक है, क्योंकि प्रमोट किया जाएगा पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। जैसे भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्लॉज हैं कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो मुनाफा कमा रही है तो उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, राइट।
सो वो क्या है, एक लिबरल आइडियोलॉजी है, प्राइवेट चैरिटी भी जिसे आप कह सकते हैं, राइट, ना कि स्टेट द्वारा एनफोर्स्ड, जैसे कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म में होता है। आगे देखिए, इंडिविजुअल लिबर्टेरियंस मे डिफर कंसिडरेबली ओवर पर्टिकुलर इश्यूज and although there are libertarian political parties worldwide, even these differ significantly in their outlooks and policies. अब देखिए, जो लिबर्टेरियनिज्म है ये डेवलप कहां हुआ, ये हुआ डेवलप यूएस, यूके, फ्रांस। ये तीन मुख्य जो है वो 18th सेंचुरी कह लीजिए या 19th सेंचुरी के ये तीन बड़े इंडस्ट्रियल रीजन, यहीं पर ही ये जो मॉडर्न आइडियोलॉजीज हैं इन तीन राष्ट्रों में, जर्मनी में रख लीजिए, जर्मनी में भी 19th सेंचुरी में जर्मनी में भी कई तरह के जो है वो नए मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफीज जो है वो डेवलप हुई हैं। उनमें से लिबर्टेरियनिज्म आप मान सकते हैं यूएस, यूके, फ्रांस, यानी कैपिटलिस्ट, बड़े कैपिटलिस्ट राष्ट्र, ठीक है। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में लिबर्टेरियनिज्म लगभग हर बड़े राष्ट्र या लगभग हर बड़ी इकोनॉमी में ओपनली पढ़ाया जा रहा है, या इस तरह भी कहा जा सकता है कि हर डेमोक्रेटिक राष्ट्र में लिबर्टेरियनिज्म को फॉलो या लिबरलिज्म को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन ज्यादातर राष्ट्र या क्लस्टर ऑफ, यानी कि रीजनल, अगर आप क्लस्टर मान लें राज्यों का या देशों का, उनके लिबर्टेरियनिज्म को लेकर अलग व्यूज हो सकते हैं। कहने का मतलब यह कि यूएस के लोग लिबर्टेरियनिज्म को अलग तरीके से प्रिसीव करेंगे, यूके के अलग तरीके से प्रिसीव करेंगे, फ्रेंच लोगों के अलग आइडियोलॉजीज होंगी, भारतीयों की अलग आइडियोलॉजी है लिबर्टेरियनिज्म को लेकर, हो सकता है कि बांग्लादेशियों की अलग हो, ठीक है, इंडोनेशिया के लोगों की अलग हो, म्यांमार के लोगों की अलग हो, ठीक है। सो ये कंट्री बाय कंट्री, रीजन बाय रीजन भी वेरी कर सकता है। आप इस तरह कह सकते हैं कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, दोनों में ही वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, यूरोप स्टार्ट विद एन ई, राइट, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में लिबर्टेरियनिज्म को अलग है, मतलब लिबर्टेरियनिज्म को लेकर इनके अलग अलग व्यूज हैं। साउथ ईस्ट एशिया में अलग व्यूज हैं, ठीक है। उसके अलावा मतलब अमेरिकन रीजन में खासतौर पे यूएस और कनाडा में अलग है व्यूज उनके। तो ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। अब क्यों करती है? वहां के ऐतिहासिक कंडीशंस के हिसाब से, क्योंकि थ्रू आउट हिस्ट्री वहां पर सोसाइटी किस तरह डेवलप हुई है, ठीक है। और इंडिविजुअल की भी अलग हो सकता है मेरा विचार कुछ और हो लिबर्टेरियनिज्म को लेकर, और जो पुराने इतिहासकार रहे या जो पुराने फिलोसफर्स रहे हैं उनकी जो है वो मान्यता कुछ और हो। तो यही ब्यूटी है लिबर्टेरियनिज्म की, ये सबको बोलने का हक देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबके ओपिनियंस जो है वो मैटर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी बिटवीन द यूजेज ऑफ टर्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जाम्पल लेकर जो है वो मेंशन किया गया है यहाँ पे, where it is often considered synonymous with liberalism and individualism, ठीक है। सो लिबर्टेरियनिज्म को लिबरलिज्म और इंडिविजुअलिज्म का सिनोनिम माना जाता है यूएस में, ठीक है। अब आप कहेंगे कि लिबरलिज्म भी तो यही कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, राइट टू मतलब एसोसिएट, ये सब जो है वो लिबरल आइडियाज हैं। तो आप कह सकते हैं कि यस, लिबरलिज्म जो है वो लिबर्टेरियनिज्म का ही मतलब उसी के ही स्कोप में है। लेकिन इंडिविजुअलिज्म तो हमने पढ़ा एज ऑफ एनलाइटमेंट के समय कि एक जो इंडिविजुअल व्यक्ति है, जो एक ह्यूमन है, उसकी खुद की सोच भी तो है, राइट। सो यूएस में लिबर्टेरियनिज्म के अंडर ही इंडिविजुअलिज्म को भी पढ़ा जा रहा है, और यूरोप में थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि यूएस में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने बूम पकड़ा, यूएस में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या प्रोग्रेसिव इकोनॉमी डेवलप हुई, और यूरोप में सोशलिज्म ने जो है वो थोड़े पैर जो है वो अपने जमाए, खासतौर पे जो अर्ली डेवलप्ड कंट्रीज और जो इस समय भी बड़ी कंट्रीज हैं, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब जो राष्ट्र हैं ये सोशलिस्टिक जो है वो इनकी पॉलिसीज हैं, मतलब सोशलिस्टिक आइडियोलॉजीज ये रखते हैं। तो ये यूएस और यूएस और यूरोप के बीच में ये डिस्टिंक्शन हमें नजर आता है, ठीक है। In general and conservatism in particular, especially in so far का मतलब होता है as such as it supports limited government, ठीक है। अब देखिए, अब यूएस में कई जगहों पर इसको लिबर्टेरियनिज्म को एक बहुत कंजर्वेटिव सोच माना जाता है,
क्यों कंजर्वेटिव सोच माना जाता है? क्योंकि यूएस के लोग कहते हैं कि फ्रीडम होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उनका एजुकेशन सिस्टम ने यही पढ़ाया है उन्हें, ठीक है, कि फ्रीडम, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, मतलब ये सारी चीजें होनी चाहिए, मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है, कम्युनिज्म, ये सब गलत है, ईविल है, राइट। सो और लिबर्टेरियनिज्म क्या कहता है कि मिनिमलिस्टिक इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नेंस, या गवर्नमेंट की मिनिमलिस्टिक इंटरफेरेंस हो। लेकिन यूएस में ऐसे कानून है, हर छोटी से छोटी चीज के लिए कानून बना दिए, तो वहां पर सरकार का बहुत ज्यादा कंट्रोल है सोसाइटी पे। और लिबर्टेरियनिज्म क्या कहता है कि सरकार का कम से कम जो है वो क्या हो, कंट्रोल सोसाइटी पे। तो यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन है, किसमें? यूएस में, राइट। एंड एल्सवेयर, बट इट इज मोस्ट ऑफन अंडरस्टूड टू रेफर टू रेडिकल लेफ्टिस्ट करंट्स ऑफ एनार्किज्म, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, एक एनार्किज्म एक आइडियोलॉजी है। एनार्किज्म कहता है कि सोसाइटी होनी ही नहीं चाहिए, है ना, जिस तरह मार्क्सिज्म कहता है कि लास्ट में देयर विल बी नो क्लासेस एंड देयर विल बी नो स्टेट, कोई राज्य नहीं होगा। तो एनार्किज्म भी यही कहता है कि राज्य की कोई जरूरत नहीं है, लोग आपस में इतना ज्यादा घुल मिल कर रहे कि राज्य की जरूरत ही ना पड़े। ये फिर से एक आइडियलिस्टिक, ये मानते हुए कि इंसान ग्रीडी नहीं है, ग्रीडी नहीं होगा, या ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे कि सारी ग्रीड जो है वो खत्म कर दी जाए, है ना। सो रेडिकल लेफ्टिस्ट करंट्स ऑफ एनार्किज्म, सो एनार्किज्म के जो लेफ्टिस्ट करंट हैं, यानी कि एनार्किज्म में भी क्या है, एक तो जो है मतलब एब्सोल्यूट एनार्किस्ट हैं जो चाहते हैं कि स्टेट हो ही ना, और एक जो कैपिटलिस्ट एनार्किस्ट हैं जो कह रहे हैं कि थोड़ा सा कैपिटलिज्म भी हो, थोड़ी सी गवर्नेंस भी हो, ठीक है। तो वहां पर आप लिबर्टेरियनिज्म को फिट कर सकते हैं। सो एनार्किज्म में भी जो लेफ्ट वाला पार्ट है, कुछ मतलब यूएस में एनार्किस्ट ही माना जाता है, आप कह सकते हैं किसे, जो लिबर्टेरियनिज्म है उनको, या लिबर्टेरियन है उसको एक एनार्किस्ट माना जाता है। लेकिन लेफ्ट विंग एनार्किस्ट, क्योंकि वो कहता है कि पूरी तरह गवर्नमेंट अबॉलिश ना हो, लेकिन बहुत लिमिटेड गवर्नमेंट हो। और यूएस के कोर लोग क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी जो है वो गवर्नेंस अच्छे से चलेगा, ठीक है। तो यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन है, आगे देखते हैं। आई होप आपको ये कॉन्ट्राडिक्शन समझ आ रहे होंगे, और अगर नहीं आ रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं और एलोबरेट करने की कोशिश करूंगा अगले सेशंस में, ठीक है। नाउ जनरली libertarians defend the ideal of freedom from the perspective of how little one is constrained by authority, that is how much one is allowed to do, या जिसे नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं, as opposed to the opportunity and ability to act to fulfill one's own potential, positive liberty, a distinction फर्स्ट नोटेड बाय जॉन स्टुअर्ट मिल, या J.S. मिल, एक ब्रिटिश फिलोसोफर रहे हैं, ठीक है। सो J.S. मिल ने सबसे पहले पॉइंट आउट किया, और फिर ये कुछ समय बाद जो है वो ऐसे छपा, जिसमें मेंशन किया गया कि जो लिबर्टी है उसके टू टाइप्स होते हैं, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। और ये पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी एक बहुत बड़ा जो है वो, जो लिबर्टेरियनिज्म या जो लिबरल्स हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आज तक बना हुआ है, ठीक है। सो नेगेटिव लिबर्टी क्या कहता है? नेगेटिव लिबर्टी कहता है, देखिएगा, हाउ मच वन इज अलाउड टू डू, कि कितना गवर्नमेंट, देखिए नेगेटिव लिबर्टी क्या कहती है कि गवर्नमेंट कितना अलाउ करता है करने को, समझे क्या मतलब? नेगेटिव लिबर्टी कह रही है कि कोई भी सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या कोई भी गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाए उन्होंने, वो अपने सिटीजन को क्या करने की आजादी दे रहा है। दैट मीन्स जैसे कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन किस हद तक है कि जो राष्ट्रीय हार्मनी है उसमें डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो, ठीक है। आर्टिकल 25-26 में क्या है, आपको रिलीजन को फॉलो करने की, परस्यू करने की, प्रोपगेट करने की, पॉपुलराइज करने की सबकी आजादी है, लेकिन एक हद तक जिससे अन्य लोगों को समस्या ना पहुंचे। सो दैट मीन्स जो नेगेटिव लिबर्टी है उसमें एक जो है वो रिस्ट्रेन्ड है, मतलब एक रिस्ट्रिक्शंस डल जाती हैं, ठीक है। और देखिए इस तरह भी कहता है ये, और इसका दूसरी डेफिनेशन भी है कि नेगेटिव लिबर्टी ऐसी लिबर्टी है जिसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। मतलब जैसे रिलीजन फॉलो करना है तो रिलीजन फॉलो करने में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन कब तक नहीं है? जब तक आप दूसरों को समस्याएं ना क्रिएट करें, ठीक है, तब तक कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी क्या कहती है? पॉजिटिव लिबर्टी कहती है कि अगर इंटरफेरेंस होगी भी तो भी किया जा सकता है, वो है पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है।
देखिएगा, एक्ट टू फुलफिल वंस ओन पोटेंशियल। पॉजिटिव लिबर्टी कहती है कि कोई चीज अचीव करनी है और बीच में कितनी भी इंटरफेरेंस हो, उस इंटरफेरेंस को लांग कर जो है वो अपने एम्बिशन को अचीव किया गया। अगर ऐसी लिबर्टी है तो उसे पॉजिटिव लिबर्टी कहा गया। ठीक है, आई होप आपको नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी क्लियर हुआ होगा। आगे नहीं तो फिर मैं फिर से एग्जाम्प्लीफाई कर दूंगा ऐसे। दे व्यू लाइफ, लिबर्टी एंड property as the ultimate rights possessed by individuals, and that compromising one necessarily endangers the rest। ठीक है, सो लिबर्टेरियनिज्म या लिबर्टेरियन ने क्या कहा, किसी एक लिबर्टेरियन ने, कि लाइफ की आजादी, ठीक है, लिबर्टी होनी चाहिए और प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये तीन चीजें। अब वो प्रॉपर्टी जो है वो लैंड भी हो सकती है, मतलब हो सकता है कि बिजनेस हो, यानी कि कोई भी किसी भी तरह की जो है वो एक मॉनेटरी गेन प्रोवाइड करने वाला कोई भी रिसोर्स हो, वो प्रॉपर्टी कहला सकता है। ठीक है, मतलब उस सेंस में अगर आप माने मॉनेटरी गेन में, तो प्रॉपर्टी, लिबर्टी और लाइफ, ये तीन ऐसी चीजें हैं, अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक छीन लेंगे इंसान से तो बाकियों के लिए दिक्कत हो जाएगी। लाइफ छीन लेंगे, जीने का हक ही नहीं देंगे, तो लिबर्टी प्रॉपर्टी का क्या करेगा। अगर आप लिबर्टी नहीं देंगे, लाइफ देंगे, तो प्रॉपर्टी का क्या करेगा। ठीक है, जैसे सर्फ है ना, सर्फ के पास मिडिवल पीरियड में या फ्यूडल पीरियड में उसके पास प्रॉपर्टी थी, लॉर्ड ने उसको प्रॉपर्टी दी थी, लेकिन क्या उसके पास लिबर्टी थी उस प्रॉपर्टी से उगे हुए अनाज को वो अपनी मर्जी से बेच सके? नहीं ना। ठीक है, तो लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये तीन चीजों पर एम्फोसाइज किया गया। आगे बढ़ते हैं। दे कंसीडर कॉम्प्रोमाइज ऑफ दीज इंडिविजुअल राइट्स बाय पॉलिटिकल एक्शंस बी टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। जेएस मिल ने जो है वो इसके बारे में काफी लिखा है, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी के बारे में, और एलेक्सिस दे टैक्वाविल ने भी। ठीक है, एलेक्सिस दे टैक्वाविल कौन है? ये एक फ्रेंच एरिस्टोक्रेट हैं जो अमेरिका घूमने गए थे, और अमेरिका पूरा उन्होंने अमेरिका घूमा कोस्ट टू कोस्ट, और फिर उन्होंने एक किताब लिखी, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। ठीक है, और उन्होंने समझाया कि किस तरह डेमोक्रेसी जो है वो, अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है और बहुत कम प्रैग्मेटिक है। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी की जो आइडियोलॉजी है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर यूएस है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वो एप्लीकेशन है। ठीक है, सो देखिएगा, ये उसको टायरनी ऑफ मेजॉरिटी कहा उसने, यानी कि जैसे कि भारत में अगर मेजॉरिटी ऑफ लोग कहने लग जाएं कि सरकारी पॉलिसीज को अपोज करना एंटी नेशनलिज्म है, ठीक है, यानी कि नेशनलिज्म के खिलाफ है, और अगर मेजॉरिटी ऑफ लोग बोलने लग जाएं तो गवर्नमेंट पॉलिसी को अपोज कोई करेगा ही नहीं, उससे एक फासिस्ट रिजीम एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो इसे कहते हैं टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। यानी एक ऐसा जो है वो गवर्नमेंट माहौल बनाए जिससे जो माइनॉरिटीज हैं, जो इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटीज हैं, अगर वो गवर्निंग पॉलिसीज या जो भी मतलब एक्टिव आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिसेस चल रही हैं, भले ही वो सोसाइटी की हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, उनको अगर क्रिटिसाइज भर भी कर रहे हो, उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना तो अलग चीज है, उसको अगर क्रिटिसाइज भर भी कर रहे हो तो उस पर भी जो है वो पूरी रैथ, पूरी सरकार की और सोसाइटी की रैथ अगर उस व्यक्ति, उस इंडिविजुअल, उस ऑर्गेनाइजेशन पर आ जाए तो उसे टायरनी ऑफ मेजॉरिटी कहा जाएगा। ठीक है, जैसा कि यूएस में चल भी रहा था। राइट, अ टर्म फर्स्ट कॉइंड बाय एलेक्सिस डी टैक्वाविल एंड मेड फेमस बाय जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, मैंने आपको बताया ये फ्रेंच है टैक्वाविल, और जॉन स्टुअर्ट मिल क्या है, ये ब्रिटिश है। Many libertarians would also argue, however, that representative majority rule democracy has all largely become controlled by special interest groups who represent a minority, leading to a tyranny of minority। अब देखिए, tyranny of majority कहा टैक्वाविल ने, और जेएस मिल ने उसको क्या किया, प्रोपगेट। ठीक है, जेएस मिल ने उसे पॉपुलराइज किया। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक सरकार या एक सोसाइटी का ऐसा माहौल बन गया है कि अगर कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है तो उसको सब जो है वो मिलकर पुश कर रहे हैं, जैसे भारत में आजकल हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। लेकिन वहीं पर ही कुछ लिबरल लोग ये कहते हैं कि जो सरकारें हैं वो कुछ सर्टेन लोगों के दम पर चल रही है, कुछ सर्टेन कैपिटलिस्ट के फंडिंग पर चल रही है। ठीक है, सो दैट मीन्स कुछ मुट्ठी भर लोगों के इंटरेस्ट
उन मुट्ठी भर लोगों के इंटरेस्ट में गवर्नेंस काम कर रही है। इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ये जो पूरा टायरेनिकल माहौल है ये एक माइनॉरिटी की वजह से है, जिसको टायरनी ऑफ माइनॉरिटी कहा गया। ठीक है, और ये भी भारत के लिए सच है। ठीक है, तो नॉट जस्ट भारत के लिए। अब कई लोग ये सोचते हैं कि भारत के बारे में जो है वो आप बुरा कैसे बोल रहे हैं, नेशनलिस्ट लोग जो है वो थोड़ा सा आहत हो जाते हैं। मैं अपनी तरह से जो है वो मेरा खुद का नेशनलिज्म है। मैं बच्चों को अवगत करा रहा हूं इन सब चीजों से, ये मेरा नेशनलिज्म है। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल्स जो हैं वो सोचना शुरू करें, है ना, पॉलिटिकली क्या हो, पॉलिटिकली जो है वो इल एजुकेशन जो आपको दी गई है, पॉलिटिकली जो मास मतलब आप कह सकते हैं कि हिप्नोटिज्म में जो फंसे हुए हैं उससे बाहर निकलें, आप थोड़ा सा ग्लोबल पर्सपेक्टिव जनरेट करें। ये मेरा नेशनलिज्म है। मैं चाहता हूं कि मेरी पीढ़ी, मेरे जनरेशन के लोग और मुझसे छोटे जनरेशन के जो है या मुझसे बड़े भी अगर वो समझ सकें, ठीक है, तो उनको मैं अवेयर करूं, राइट। मतलब मेरे जीवन में मेरा ये एजेंडा है, तो वो ये मेरा नेशनलिज्म है। ठीक है, लेकिन सूडो नेशनलिज्म, बहुत ज्यादा नेशनलिज्म, जैसे मैंने कल रोजा लग्जमबर्ग का एग्जांपल दिया था, वो कह रही थी कि नेशनलिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। नेशनलिज्म होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जब कैपिटलिस्ट शक्तियां, जब गवर्नमेंट की शक्तियां नेशनलिज्म का इस्तेमाल करती हैं अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिकल मोटिव्स को अचीव करने के लिए, तो वो समस्या है। ठीक है, सो वही है टायरनी ऑफ माइनॉरिटी एंड टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, जो कि केवल भारत में नहीं है। यही समस्या चाइना में भी है, यही समस्या साउथ ईस्ट एशिया के अन्य देशों में भी है, यही समस्या से रशिया गुजर रहा है, यही समस्या तो जॉन स्टुअर्ट मिल और एलेक्सिस डे टैक्वाविल ने अमेरिका में देखी उस समय, जो कि आज भी चल रही है, राइट। यही समस्या यूरोप में भी है। तो ये हर जगह है, हर गवर्निंग जहां पर भी, हर राज्य, जहां पर भी कोई किसी भी तरह की अगर पॉलिटिकल अथॉरिटी है, तो वहां पर आपको टायरनी ऑफ मेजॉरिटी एज वेल एज टायरनी ऑफ माइनॉरिटी नजर आ जाएगा। कुछ एक ऐसे देश हैं, सोशलिस्टिक राष्ट्र हैं यूरोप के, जो कि थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, ये 2-3 बेल्जियम वगैरह। बेल्जियम का तो हालत वैसे खराब है, लेकिन कुछ देश हैं जो रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यूएस तो नहीं है उनमें से, भारत नहीं है उनमें से, चाइना नहीं है, रशिया नहीं है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सऊदी, सीरिया, जॉर्डन, इसराइल, ये कोई भी देश नहीं है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि, और कई सारे बच्चे बोलते हैं कि भारत के बारे में ऐसा, अकेले भारत के बारे में थोड़ी बोल रहा हूं मैं, सबका हाल ऐसा है। या भारत के जो आस पड़ोस के देश हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इनका सबकी हालत ऐसी है, राइट। किसी की भी हालत में सुधार नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि सुधार आने की क्षमता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बलवान है, हमारी जुडिशरी बहुत बलवान है। वो हालत सुधरने की पोटेंशियल भारत में बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत के पास रिसोर्सेज बहुत हैं, मैन पावर बहुत ज्यादा है, ब्रेन पावर बहुत सारी है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, समझ रहे हैं आप। और पोटेंशियल है, जो इंडियन ओशियन में बोलता हूं ना हमेशा से, कि इंडियन ओशियन में जो भारत की प्रोमिनेंस है, जो मौजूदगी है, भारत की जो प्रेजेंस है, राइट। अब आज ही देख लीजिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में वैक्सीन कौन बांट रहा है फ्री में? इंडिया ही तो बांट रहा है ना। ठीक है, तो ये है भारत की प्रोमिनेंस। तो भारत की तरक्की करने का पोटेंशियल है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारी जनरेशन कितनी अवेयर है इन, एटलीस्ट इन पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को लेकर। इसीलिए मैं इतनी एनर्जी जो है वो झोंक रहा हूं इसमें, राइट। अच्छा, अगेंस्ट द रियल न्यूमेरिकल मेजॉरिटी। तो जो रियल न्यूमेरिकल मेजॉरिटी है, जिसमें से मैक्सिमम जो है वो कौन होते हैं? पीजेंट्री या लेबर क्लास है, ठीक है, उनके ऊपर टायरनी है, बोथ मेजॉरिटी की एज अ सोसाइटी मिलकर भी, और माइनॉरिटी की जो गवर्निंग अथॉरिटी है, जो ऊपर बैठे हैं टॉप में, जो कैपिटलिस्ट लोग बैठे हैं, जिनके इंटरेस्ट में ये सरकारें चल रही हैं। ठीक है, ऐसा मार्क्स ने भी कहा, ऐसा लिबरल लोग भी कह रहे हैं। अब ये मत समझिएगा कि ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, मैं अपने पर्सनल व्यूज अंत में आपको बताऊंगा, मैंने कहा है, ठीक है। लेकिन ये पहले मैंने आपको मार्क्स के बारे में बताया, अब मैं आपको लिबरल्स के बारे में बता रहा हूं। अब मैं आपको एलेक्सिस डी टैक्वाविल और जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में बता रहा हूं कि उनकी असेसमेंट है सोसाइटी को लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टर्म लिबर्टेरियन स्टेम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड लिबर्टेयर, जिसका मतलब है फॉर लिबर्टी, and its first recorded use in a political sense was in 1857 by anarcho-communist Joseph Dijak या डिजैक्यू। ठीक है,
सो जोसेफ डिजैक्यू ने ये टर्म लिबर्टेरियन यूज किया 1857 में, और ये ही वाज एन एनार्को कम्युनिस्ट। देख रहे हैं आप, एनार्को कम्युनिस्ट, यानी कि वो चाहते हैं कि राज्य हो भी ना, और अगर राज्य नहीं होगा तो सोसाइटी कैसे चलेगी, तो सोसाइटी चलेगी कम्युनिज्म के दम पर। एनार्किस्ट क्या बोलता है कि राज्य ना हो, स्टेट ही ना हो, गवर्नेंस ना हो, ठीक है, और तो सोसाइटी चलेगी कैसे, सोसाइटी चलेगी कम्युनिज्म के दम पर, राइट। इन कॉमन यूसेज लिबर्टेरियन रेफर्स टू अ पर्सन हु एडवोकेट्स लिबर्टी especially with regards to thought or conduct, और a person who maintains the doctrine of free will, उसको आप लिबर्टेरियन कहेंगे, जो कह रहा है कि फ्री विल होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए। ये सब बातें जो व्यक्ति करता है वो मिल जाए आपको, कि अगर आप ही कर रहे हो, अगर आपका ये मानना हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, अगर आपका ये मानना हो कि फ्रीडम ऑफ ट्रेडिंग होनी चाहिए, ठीक है, ये जो 6-7 पॉइंट मैंने गिनाए यहां पर, देखिए कहां गए, यस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम टू बेयर आर्म्स, इसको ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एंड फ्रॉम रिलीजन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ ओनरशिप, ये सारे पॉइंट्स अगर आपको लगते हैं कि होने चाहिए, तो आप भी एक लिबरल हैं या एक लिबर्टेरियन है। लिबरल जो है वो क्या है वो बाद में देखते हैं, लेकिन लिबर्टेरियन है आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ लिबर्टेरियनिज्म। अब लिबर्टेरियनिज्म का थोड़ा सा ऐतिहासिक पक्ष देखते हैं। अभी तक हमने केवल इंट्रोडक्शन देखा, लिबर्टेरियनिज्म क्या है, छोटी मोटी चीजें समझी उसके बारे में, ठीक है। सो हिस्ट्री ऑफ लिबर्टेरियनिज्म समझते हैं क्या है। द हिस्ट्री ऑफ लिबर्टेरियनिज्म इज ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स जो प्रेजेंट डे कंटेम्पररी लिबरलिज्म है उसका जो पूर्वज है वो है लिबर्टेरियनिज्म, यानी कि जिसको क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहा जाता है। समझ आया? इस तरह आप जो है वो, यानी कि जो प्रेजेंट डे मॉडर्न डे लिबरलिज्म है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली जो है वो एक प्रोडक्ट है लिबर्टेरियनिज्म का, जिसको क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहा गया। एंड क्लासिकल इसलिए कहा गया क्योंकि 200-300 साल पहले था, वो धीरे धीरे रिफाइन होता गया, ठीक है। एंड द टू कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जैसे कि जेएस मिल है। अब जेएस मिल के महिलाओं को लेकर, वुमेन को लेकर क्या विचार थे, या उससे पहले इमैनुअल कांत रहे, ठीक है, वो भी लिबर्टी की लिबरल बातें कर रहे थे, लेकिन वुमेन को लेकर उनके क्या विचार रहे, एज अपोज्ड टू जो प्रेजेंट डे लिबरल्स हैं, उनको वुमेन की, कितनी वुमेन को जो है वो आजादी होनी चाहिए, उनको मतलब कहने का मतलब फेमिनिस्ट जो फेमिनिज्म अप्रोच है, अगर उसे हम लिबरलिज्म में जोड़कर देखें तो जो क्लासिकल लिबरलिस्ट थे या क्लासिकल जो लिबरल्स थे उनका फेमिनिज्म को लेकर क्या मानना था, और प्रेजेंट डे लिबरल्स का फेमिनिज्म को लेकर क्या विचार है, ठीक है। ये एक डिफरेंस है, दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस। मोटे तौर पर कहने का मतलब ये, जो पुराने लोग थे वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में पले बढ़े, तो वो मानते थे कि महिलाओं को सर्टेन रिस्ट्रेंट्स में रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो प्रेजेंट डे लिबरल्स है ये कहते हैं कि महिलाओं को खुली छूट है, जो करना है कीजिए दायरे में रहकर कानूनों के, ठीक है। तो ये डिफरेंस, इसीलिए क्लासिकल लिबरलिज्म को अलग किया, और मॉडर्न डे लिबरलिज्म जो कंपैरिजन जो आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट डे जो लिबरलिज्म है वो थोड़ा सा अलग है क्लासिकल से, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है फेमिनिज्म, राइट, कंटेम्पररी लिबरलिज्म जो है। The initial theory arose when Enlightenment ideas in the 18th century Europe and America, especially the political philosophies of John Locke and Montesquieu, and the moral economic philosophy of Adam Smith. तो एज ऑफ एनलाइटमेंट के ये तीनों जो हैं वो व्यक्ति हैं, ठीक है। एडम स्मिथ की इकोनॉमिकल सोशल फिलोसफीज, ठीक है। उसके अलावा जॉन लॉक और मोंटेस्क्यू का तो मैंने आपको बताया ही, फ्रेंच है मोंटेस्क्यू। तो इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एज ऑफ एनलाइटमेंट वाला टॉपिक देखिए, वहां पर मैंने इनके बारे में डिटेल में बताया है, ठीक है। द फ्रेंच फिलोसोफर मोंटेस्क्यू की बात कर लेते हैं, लेकिन ठीक है, द फ्रेंच फिलोसोफर मोंटेस्क्यू डेवलप्ड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सोवरेन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड proposed a separation of powers, usually into executive, the legislative and judicial, to act as a counterweight to the natural tendency of administrative power to grow at expense of individual rights. देखिए,
थ्रू आउट एंशियंट और मेडिवल टाइम्स में जो अल्टीमेट अथॉरिटी थी वो कौन था? वो था किसी ना किसी तरीके का लॉर्ड। लोअर लेवल पे होगा तो लॉर्ड होगा, ठीक है। सबसे हाइट पे जो है वो कौन होगा? किंग। बीच में जो है वो अलग अलग होंगे, दैट मीन्स शासक होगा ना कोई, यानी कि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जो है वो मतलब होती थी, ठीक है। सो दैट मीन्स जो राजा होता था, पॉइंट मेरा ये है कि जो किंग होता था, किंग को एग्जाम्पलीफाई करके लेते हैं, जो किंग था वही जुडिशरी थी, वही एग्जीक्यूटिव था, और वही क्या था? लेजिस्लेशन। यानी किंग ही कानून बनाएगा, किंग ही जो है वो डिक्री देगा, बोलेगा कि क्या करना है, और फिर किंग ही जो है वो क्या करेगा? जजमेंट भी देगा, ठीक है। तो ये सारी अथॉरिटी, अब मैं किंग कह रहा हूं, किंग या उसकी काउंसिल के पास, जिस काउंसिल में चर्च के लोग भी थे और उसके फ्यूडल लॉर्ड्स भी थे, ठीक है। सो किंग, द चर्च एंड द फ्यूडल लॉर्ड्स, इन तीनों की जो एक मिली भगत है, ये क्या किस तरह काम करती थी? ये एग्जीक्यूटिव की तरह भी काम कर रही है, ये जुडिशरी की तरह भी काम कर रही है, लेजिस्लेटिव की तरह भी काम कर रही है, ठीक है। लेकिन मोंटेस्क्यू ने क्या कहा कि इन तीनों को कर दो अलग अलग, लेजिस्लेटिव अलग होना चाहिए, जुडिशरी अलग होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव अलग होना चाहिए, अगर और इन तीनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, ना कि एक दूसरे के कामों में टांग अड़ानी है, ताकि जो आम जनता है उसको एक्सप्लॉइट ना कर सके। क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति या उसकी खास काउंसिल के पास ये तीनों शक्तियां होंगी किसी भी पॉलिटिकल ऑर्डर में, तो वो एक्सप्लॉइटेशन करेगा इंडिविजुअल या आम जनता का, ठीक है। तो यही मोंटेस्क्यू ने कहा कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेशन तीनों जो है वो अलग अलग होने चाहिए। एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू नोट एंड टू कोट दिस, राइट। उसने नोट भी किया और उसने कोट भी किया बड़े लेवल पर। या कहने का मतलब यह है कि उसी का, इस मोंटेस्क्यू का ऐसा कहना जो है वो फेमस हो गया, ठीक है, कि लेजिस्लेशन, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव अलग अलग होना चाहिए। और मोंटेस्क्यू की यही जो बातें हैं, वो यही सारे जो पॉइंट्स हैं रसो के, मोंटेस्क्यू के, जॉन लॉक के, एडम स्मिथ के, यही फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए भी इन्होंने जो है वो मतलब ठोस आइडियोलॉजिकल जो है वो बेस रखा, और अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी, और उसके अलावा भारतीय जो मतलब आज़ादी का जो संग्राम है उसमें भी काफ़ी बड़ा जो है वो रोल अदा किया है इन्होंने, क्योंकि रसो को, मोंटेस्क्यू को, एडम स्मिथ को फॉलो किया है इंडियन नेशनलिस्ट ने भी, ठीक है। This became an important concept in both constitutional monarchies and republics, while Locke believed that the role of any legislature was to protect natural rights in the legal form of civil rights। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर लॉक जो है वो नेचुरल राइट की बात करते हुए आपको कई बार मिलेंगे। लॉक के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप पॉलिटिकल मतलब अगर आप पॉलिटी जो है वो एज एन ऑप्शनल लेते हैं तो वहां पर आपको पॉलिटिकल फिलोसफर्स में लॉक को पढ़ना पड़ेगा, या अगर आप फिलॉसफी एज एन ऑप्शनल लेते हैं तो वहां पर भी आपको जॉन लॉक को पढ़ना पड़ेगा। तो जॉन लॉक के बारे में एक बेसिक बात बताता हूं। जॉन लॉक जो है वो नेचुरल राइट्स के बारे में बहुत कुछ बोला उन्होंने। नेचुरल राइट्स ऐसे कानून हैं जो कि किसी भी कानून की किताब में किसी भी देश में जरूरी नहीं है कि लिखे हों, लेकिन वो एक इंसान के नेचुरल राइट हैं। यानी कि जैसे कि जीने का हक, बोलने का हक, कमाई करने का हक, लैंड एक्वायर करने का हक, ठीक है। तो ये क्या है? ये नेचुरल राइट्स हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम टू ट्रेड, मतलब इकोनॉमी खुद की जनरेट करने का, खुद के फैसले लेने का हक। तो ये जो नेचुरल राइट्स हैं ये जरूरी नहीं है कि किसी राज्य के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हों, लेकिन ये थ्रू आउट वर्ल्ड जो है वो एप्लीकेबल है, ये कॉमन है सबके लिए, ठीक है। तो लॉक ने क्या कहा कि जो लेजिस्लेशन है उसको काम करना चाहिए नेचुरल राइट को लेकर। इसीलिए भारतीय संविधान ने, या भारतीय जो कंस्टिट्यूएंट जो असेंबली जो रही, उन्होंने फंडामेंटल राइट लिखे। उन्होंने कहा कि ये कुछ ऐसे नेचुरल राइट्स हैं जो कि भारतीय सरकार द्वारा एनफोर्स्ड होने चाहिए, मिलने ही चाहिए सभी को, सभी भारतीय सिटीजन्स को, ठीक है। आगे देखिए, ऐसा किसने कहा? जॉन लॉक ने। सो दैट मीन्स लॉक की कही हुई ये बात भारतीय कंस्टिट्यूएंट असेंबली पर असर डाल रही है, जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन पर भी असर डाला, जिसने जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन पर भी असर डाला, जिसने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पर भी असर डाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। He proposed a labor theory of property whereby each individual owns the fruits of his efforts by virtue of his labor, and from this an economy emerges based on private property and trade with money as the medium of exchange। ये लॉक ने कहा है, ठीक है।
लॉक ने अपनी लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में कहा है कि हर एक व्यक्ति, लॉक ने पहले तो ये सवाल पूछा है कि आपको किसने हक दे दिया कि आप किसी पैच ऑफ लैंड को अपना बता रहे हैं? क्या आपने उसके लिए मेहनत करी थी या आपने दूसरे से छीन लिया है? तो लॉक ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत कर रहा है तो मेहनत का उसको हर्जाना मिलना चाहिए, और वो हर्जाना जो है वो, मोटे तौर पे कह रहा हूं, वो हर्जाना जो है वो मनी के तौर पे होना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति लेबर कर रहा है तो उसे वेज मिलना चाहिए, स्लेवरी नहीं करवानी, उसे सर्वडम नहीं करवाना। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर लॉक ने ये कहा। आगे देखते हैं। अब ऐसे में एडम स्मिथ ने क्या कहा? एडम स्मिथ की मॉरल फिलॉसफी क्या कहती है? स्ट्रेच गवर्नमेंट नॉन इंटरवेंशन सो दैट इंडिविजुअल्स कुड अचीव वट एवर देयर गॉड गिवन टैलेंट्स वुड अलाउ विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम आर्बिट्री फोर्सेस। एडम स्मिथ कहते हैं कि एक आम इंसान जो करना चाहता है वो अगर उसके पास क्षमता है तो वो करे, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है वो उसको रोके ना ऐसा करने में। कहने का मतलब ये कि अगर आम इंसान चाहता है कि मैं ट्रेड करूं, मान लीजिए आलू उगाकर जो है वो आलू को मैश करके वो, या आलू के चिप्स बनाकर बेचना चाहता है, तो गवर्नमेंट रोके ना, वो उसका गॉड गिवन टैलेंट है कि वो चिप्स बहुत अच्छे बना सकता है और बहुत अच्छे से उसे बेच सकता है, उससे वो बिजनेस खड़ा कर सकता है। तो गवर्नमेंट ऐसे में कोई नहीं होता बोलने वाला, बशर्ते वो व्यक्ति किसी और का जो है वो, किसी और की हानि ना करे, किसी और से आलू छीने ना। ऐसा ना हो किसी और के खेत से आलू उसने जो है वो निकाले और फिर बेच रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये एडम स्मिथ की मॉरल फिलॉसफी है, ये कहती है। ही ऑल्सो अपोज्ड ट्रेड गिल्ड्स, फोरनर्स टू मॉडर्न यूनियंस एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज फॉर द सेम रीजंस। ठीक है, अब देखिए एडम स्मिथ ने कहा कि सभी व्यक्तियों को अपनी कैपेसिटी में ट्रेड करने की आजादी होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो सभी लोग ट्रेड करेंगे। तो जो पावर के हंगरी लोग हैं वो ये सोचेंगे कि अगर हम उस ट्रेड को जो है वो एक ग्रुप, जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको एक ग्रुप में बांध दें और अगर मैं उसको लीड करूं तो मुझे सबसे ज्यादा मुनाफा होगा। यानी कि ट्रेड गिल्ड्स बन जाएंगे, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे कार्टेल बन जाएंगे जो कि खुद ट्रेड करेंगे उसी फील्ड में, दूसरे को ट्रेड नहीं करने देंगे, यानी ओपन मार्केट नहीं होगा, यानी कि मोनोपोली क्रिएट होने का जो है वो डर रहेगा। और दूसरी साइड उसने कहा कि अगर स्टॉक ले लेता है कोई, मान लीजिए कोई बिजनेस है, आलू उगाने का ही बिजनेस है, ठीक है, और एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आलू बहुत सारे लगते हैं, तो सभी लोग जो है वो आलू उगाने का काम करें। लेकिन अगर ऐसे कार्टेल बन जाएंगे, ऐसे माफिया बन जाएंगे जो अलाउ ही नहीं करेंगे और वो वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे कि कोई भी आम आदमी जो है उठकर आलू बेचना ना शुरू करे, केवल मजदूरी करे, केवल लेबर करे, तो एडम स्मिथ ने विरोध किया है ऐसे सिस्टम का कि कार्टेल्स नहीं बनने चाहिए, ठीक है, माफिया नहीं क्रिएट होने चाहिए किसी भी तरह के बिजनेस में, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है, स्टॉक कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कॉर्पोरेशंस नहीं बनने चाहिए जो कि एक तरह से मोनोपोलाइज करने का या कार्टेल ही होता है। ठीक है, आगे देखिए। द फाउंडिंग फादर्स ऑफ यूएस एनश्राइंड द प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी एज प्राइमरी पर्पस ऑफ गवर्नमेंट in the Declaration of Independence of 1776 and the United States Constitution. Thomas Jefferson in particular was key in establishing law of equal liberty and non-aggression principle as major tenets. अब यहां पर थॉमस जेफरसन की बात करते हैं। थॉमस जेफरसन ने कहा कि लॉ ऑफ इक्वल लिबर्टी, यानी कि सभी व्यक्ति कानून के सामने जो है वो उनकी, मतलब सभी की आजादी जो है वो बराबर है। ऐसा नहीं है कि किसी श्वेत वर्ण के व्यक्ति की आजादी ज्यादा है, किसी श्याम वर्ण के व्यक्ति को कम जो है वो लिबर्टी होगी, सभी को ही लिबर्टी बराबर होगी। ठीक है, और नॉन अग्रेशन कहने का मतलब कि ग्रुप्स जो हैं वो, यानी कि व्हाइट्स मिलकर जो है वो ब्लैक्स को मारेंगे पीटेंगे नहीं, उनका हनन नहीं करेंगे। सो नॉन अग्रेशन। सो ये पॉइंट जो है वो मैंने पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम आपको समझाया है। अगर आपने वो वाला सेशन नहीं देखा है तो देखिएगा, उसमें मैंने आपको ये जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है और उसमें क्या कहा गया है मैंने आपको डिटेल में समझाया था वो। ठीक है, वेरी सिमिलर आइडियाज वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फ्रेंच डिक्लेरेशन राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब फ्रेंच डिक्लेरेशन 1789, ठीक है, 1776 इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन किसका? यूएस का। 1789 फ्रेंच डिक्लेरेशन जो मैंने आपको बताया था, एक प्लैक है, ऐसे प्लैक में जो है वो फ्रेंच में लिखे गए हैं। ठीक है, सो उसमें लिखा गया है कि एक व्यक्ति को कितने राइट्स, मतलब कहने का मतलब फंडामेंटल राइट्स की बात ही की गई है बेसिकली। और भारत के फंडामेंटल राइट्स जो लिखे गए हैं उस पर काफी बड़ा इंपैक्ट है
ये राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन का, ठीक है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब बातें लिखी गई हैं, ठीक है। की डॉक्यूमेंट इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हम कवर कर चुके हैं, इस पे भी एम्फेसाइज करने की अभी जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल की फिर से बात करते हैं। मैंने बोला इंग्लिश फिलोसोफर हैं, ठीक है। डिक्लेयर्ड दैट हिज प्रेफर्ड डॉक्ट्रिन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म requires that political arrangements satisfy the liberty principle, whereby each person is guaranteed the greatest possible liberty that would not interfere with the liberty of others in order to maximize happiness. अब देखिए, अब यहां पर बात आती है यूटिलिटेरियनिज्म को, क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल ने यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर भी लिखा। तो यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है एक्चुअली, कि केवल उतना करो जिससे आपको खुशी हो, और आपकी खुशी किसमें होनी चाहिए, सबकी खुशी में। यानी कि आपके एक्शंस एक इंडिविजुअल, एक सोसाइटी में एक इंडिविजुअल्स के एक्शन ऐसे होने चाहिए जो कि पूरी की पूरी सोसाइटी का बेनिफिट करे, ना कि केवल उसका। इसको कहा जाएगा यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि आपका जन्मदिन है और आपके घर वाले आपको जो है वो कहीं लंच या डिनर पर ले जा रहे हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि आप कहां पर जाकर खाना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं, मैं तो जाकर जो है वो साउथ इंडियन फूड खाऊंगा, लेकिन आपको पता है कि आपकी फैमिली जो है वो एक नॉर्थ इंडियन फैमिली है और वो ज्यादा जो है वो पंजाबी कुजीन पसंद करेंगी, ठीक है। तो आप अपने इंटरेस्ट का सेक्रीफाइस करके अपने पूरे परिवार का इंटरेस्ट का ध्यान रखते हुए ये कहेंगे कि चलो चलते हैं किसी पंजाबी ढाबे में चल के खाते हैं, ठीक है। ये है यूटिलिटेरियनिज्म। तो यूटिलिटेरियनिज्म को लिबर्टी प्रिंसिपल से जो स्टुअर्ट मिल है उन्होंने जोड़ते हुए कहा कि कानून ऐसे बनाने चाहिए और आजादी इतनी दी जानी चाहिए कि जिससे एक व्यक्ति को मैक्सिमम लिबर्टी फील हो, लेकिन सोसाइटी में हार्मनी बनती रहे। तो मैक्सिमाइज हैप्पीनेस, ओवरऑल सोसाइटी में जो है वो हैप्पीनेस बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। John Stuart Mill declared that his preferred doctrine of utilitarianism requires that the political arrangement satisfy the liberty principle. Liberty principle को satisfy करे, जिसका मतलब क्या है, whereby each person is guaranteed greatest possible liberty, यानी हर एक व्यक्ति को greatest possible liberty मिले, लेकिन उतनी कि किसी और को जो है वो समस्या ना हो उससे, या सोसाइटी को समस्या ना हो। That would not interfere with the liberty of others in order to maximize happiness. Happiness maximize हो। अब यहां पर ना समस्या देखिए क्या है, कॉन्ट्राडिक्शंस गिनाता हूं मैं आपको, जहां पर लूप है और फिर सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है और फंस जाता है केस। लूप बताता हूं क्या है। अब अकॉर्डिंग टू लिबर्टी प्रिंसिपल और यूटिलिटेरियनिज्म के डॉक्ट्रिन को ध्यान में रखते हुए अगर लिबर्टी प्रिंसिपल को गढ़ा जाए, तो एक व्यक्ति को इतनी आजादी दी जानी चाहिए कि, या इतनी मैक्सिमम आजादी दी जानी चाहिए कि वो किसी और को जो है वो समस्या ना हो उससे। तो मान लीजिए आपको कोई लिबर्टी है, उससे एक सोसाइटी नहीं लेकिन किसी एक इंडिविजुअल को समस्या है, और अगर वो कोर्ट में चला गया कि नहीं मुझे प्रॉब्लम है, तो कोर्ट क्या उस एक इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए क्या उस कानून को बदलेगा? नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि फिर कोर्ट ये देखेगा कि क्या एक को समस्या है या और को भी समस्या है, राइट। तो औरों को ढूंढने चलेंगे तो यहां पर हो सकता है कि किसी एक सोशल ग्रुप को जो है वो, किसी एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को प्रॉब्लम हो, तो यहां पर बेसिकली सोसाइटी बट जाती है। मान लीजिए हिंदुइज्म के कोई ऐसे, चलो मान लीजिए कोई एक मस्जिद है या कोई एक मंदिर है, वहां पर मस्जिद में जो है वो सुबह शाम आरती हो रही है, लाउडस्पीकर में बज रहा है। मंदिर में सुबह शाम दिन में 5 बार अजान हो रही है, लाउडस्पीकर में बज रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए एक मुस्लिम सोसाइटी में किसी एक हिंदू व्यक्ति को समस्या है उस लाउडस्पीकर से, और वो कोर्ट में चला गया। उसने कहा कि देखिए मेरे को यहां पर प्रॉब्लम हो रही है, राइट। और अब मुस्लिम कम्युनिटी से पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें धर्म फॉलो करना है, हमारा फंडामेंटल राइट है। तो क्या अब कोर्ट उस एक इंडिविजुअल की बात सुनेगी या हिंदू कम्युनिटी को कंसीडर करेगी? ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली सोसाइटी इससे बट जाती है, समझ रहे हैं आप। तो जब ये जो लिबर्टी के प्रिंसिपल है, इसमें ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि ये जिस तरह सोसाइटी को जोड़ने का काम करता है, तो अगर सोसाइटी को जोड़ने का काम आप कर रहे हैं तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि सोसाइटी टूटी हुई है। और यहां पर एक ये लूप है जिस लूप को एक्सप्लॉइट किया जाता है
पावर हंग्री ग्रीडी पीपल द्वारा। ठीक है, तो यही तो कहा जा रहा है मार्क्स या अन्य लिबर्टेरियनिज्म भी इस चीज को अपोज कर रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे लूप्स हैं, लूप्स को एक्सप्लॉइट करते हैं लोग। समझ आया आपको लूप क्या है यहां पे? ठीक है, आगे देखिए। इन द लेट 19th century and early 20th century, progressivism in the United States and socialism in Europe increasingly focused on the advancement of workers' rights and social justice to counteract the increasing excess of rampant capitalism and industrialism. ठीक है, समझ आया? नहीं समझ आया? फिर से पढ़िए। In 19th century and early 20th century, the progressivism of United States, ठीक है, यूएस क्या कह रहा है? प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ना है, और यूरोप क्या कह रहा है? सोशलिज्म की ओर बढ़ना है। तो यूएस की प्रोग्रेसिविज्म जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेस्ड है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के कई सारे फ्लॉज हैं कि जो आम जनता है, जो लेबर है, जो प्रोलेटरेट है, वो पिसता है। जो आस पड़ोस के देश है उनको इकोनॉमिकली कॉलोनाइज कर लिया जाता है, जैसे पूरे लैटिन अमेरिका को किया हुआ है। तो भले ही यूएस के मुट्ठी भर लोगों का तो प्रोग्रेशन हुआ, लेकिन बाकी जनता तो पिसी गई ना। ठीक है, उसके बजाय सोशलिज्म क्या बोलता है? सोशलिज्म इन यूरोप कहता है कि जो सरकार है वो बेनेवोलेंट होनी चाहिए, सभी को फायदा होना चाहिए, टैक्स बदले में ज्यादा से ज्यादा ले लो लोगों से। ठीक है, इंक्रीजिंगली फोकस्ड ऑन एडवांसमेंट ऑफ वर्कर्स राइट्स एंड सोशल जस्टिस टू काउंटरएक्ट इंक्रीजिंग एक्सेस ऑफ रैम्पेंट कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियलिज्म। ठीक है, अब देखिए, प्रोग्रेसिविज्म यूएस में है भी, और यूएस का कैपिटलिज्म लेबर को एक्सप्लॉइट भी कर रहा है, लेकिन यूएस एज अ कंट्री में लेबर राइट्स काफी जो है वो बेहतरीन है, शानदार है। यूरोपियन कंट्रीज में लेबर राइट्स जो है वो काफी बेहतरीन है, शानदार है। लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जिनमें यही यूरोपियन और यही यूएस और यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने बिजनेस उतार कर वहां से मैन्युफैक्चर करवा रही हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में, भारत में, यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज भारत में, साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में, अफ्रीकन देशों में मैन्युफैक्चर करवा रही हैं। तो यहां पर लेबर राइट्स का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ये प्रोड्यूस कर रही हैं, इनकी इकोनॉमी गड़बड़ाई हुई है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ज्यादा लोगों को रोजगार देने हैं, तो लेबर राइट्स यहां पर बहुत ज्यादा कमजोर हैं। तो भले ही ये लोग कितना भी लिबरलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, सोशलिज्म जो है वो प्रीच करें अपने देशों में, इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन थर्ड वर्ल्ड कंट्री में लेबर को क्या कर रही हैं? एक्सप्लॉइट। ठीक है, आगे देखते हैं। It was only in the latter half of 20th century that the term libertarian, which had earlier been associated with anarchism, came to be adopted by those whose attitudes bore closer resemblance to the classical liberals. 20th century में आते आते लिबरलिज्म या लिबर्टेरियनिज्म जो है वो अनार्किज्म से अलग हुआ, और क्लासिकल लिबरल्स यानी कि जो अनार्किस्ट है, उनको ऑब्वियसली जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं वो अनार्किस्ट लोगों को बुरा मानते थे, क्योंकि उनके लिए खतरा है, क्योंकि उन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो गवर्निंग ऑर्डर है वही तो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करे चला है, यानी कि सिम्बायोसिस है ना, कैपिटलिस्ट और गवर्नमेंट के बीच में सिम्बायोसिस है। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो वो सिम्बायोसिस टूट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ लिबर्टेरियनिज्म समझते हैं। आई होप आपको लिबर्टेरियनिज्म समझ आया होगा। जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, इन सब लोगों की बातें, एलेक्सिस दे टैक्वाविली, इनकी बातें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ लिबर्टेरियनिज्म देखते हैं क्या क्या है। पहला है राइट्स लिबर्टेरियनिज्म और राइट्स थ्योरी, और लिबर्टेरियन मोरलिज्म, और डियोंटोलॉजिकल लिबर्टेरियनिज्म। डियोंटोलॉजिकल यानी कि जो एथिकली राइट एंड रॉन्ग जो नापते हैं उसको डियोंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सो राइट्स लिबर्टेरियनिज्म यानी कि ऐसे लिबर्टेरियनिज्म जो कि मूल अधिकारों, नेचुरल राइट्स वगैरह की जो बातें करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। राइट्स थ्योरीज असर्ट, पहला पॉइंट, ऑल पर्सन्स आर एब्सोल्यूट ओनर्स ऑफ देयर लाइव्स एंड शुड बी फ्री टू डू व्हाटएवर दे विश with their own bodies or property, provided they do not infringe on the rights of another to the same, the law of equal liberty. ठीक है, सो पहला पॉइंट, राइट थ्योरीज क्या कहते हैं कि सभी व्यक्ति आजाद हैं। एक इंडिविजुअल की अभिव्यक्ति करने का जो उसको मतलब हक है कि वो एक्सप्रेस कर सके अपने आप को, उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, फ्रीडम टू ट्रेड हो, यानी कि उसको जो है वो सोसाइटी एक्सेप्ट करे, सब तरह के उसके पास फंडामेंटल राइट्स हों,
लेकिन किस हद तक? केवल उस हद तक जिससे वो दूसरों को समस्याएं ना पैदा करे। दैट मीन्स ये भी लिमिटेड है, समझ रहे हैं? लिमिटेड होना जरूरी भी है। लिमिटेड होना जरूरी इसीलिए है क्योंकि लिमिटेड नहीं होगा, जैसे कि जो पॉजिटिव लिबर्टी है उसमें लिमिटेड नहीं है। पॉजिटिव लिबर्टी क्या कह रही है कि अगर लिमिटेड हो भी तो भी परवाह नहीं है, हम तो भी करेंगे। मान लीजिए वो जो लाउड स्पीकर वाला केस मैंने बोला ना, ठीक है, तो मान लीजिए जो मंदिर में लाउड स्पीकर बज रहा है या जो मस्जिद में लाउड स्पीकर बज रहा है, कोर्ट के कहने के बावजूद वो कह रहे हैं कि हम तो बजाएंगे, तुम एक उतारोगे हमारा, हम दूसरा लगा लेंगे लाउड स्पीकर, ठीक है? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो दैट इज लॉ ऑफ इक्वल लिबर्टी, पहला पॉइंट ये कहते हैं वो। दूसरा, दैट अग्रेशन और इनिशिएशन ऑफ फिजिकल फोर्स और द थ्रेट ऑफ सच अगेंस्ट अ पर्सन और हिज कहने का मतलब, हिज जो है वो किसी मतलब पुरुषों की बात नहीं हो रही है, सभी की, ठीक है? हिज प्रोनाउन जो है वो जेंडर न्यूट्रल की तरह, मतलब जेंडर न्यूट्रलिटी में हिज जो है वो प्रोनाउन यूज किया गया है, ध्यान रखिएगा। हिज प्रॉस्पेरिटी इज इनहेरेंटली इलेजिटिमेट इन सो फार एज सच एज इट impinges on the equal rights of a person that non-aggression principle except in case of self defense, ठीक है? अब देखिए, पहली चीज ये बोली कि लोगों को मतलब हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल राइट है केवल उतने जिससे दूसरे को समस्या ना हो। और दूसरा ये बोला कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अगर उसे समस्या हो भी रही है तो उस अगर उसे दूसरे के फ्रीडम से समस्या हो रही है तो उसको बहाना बनाकर वो उस पर अटैक नहीं कर देगा। मान लीजिए अगर लाउड स्पीकर बज रहा है कहीं मंदिर में या मस्जिद में, तो आप उस चीज को बहाना बनाकर जाकर अंदर तोड़फोड़ करना नहीं शुरू कर देंगे, ठीक है? एक जो है वो आप कार्यवाही से गुजरेंगे, एक प्रोसीजर से गुजरेंगे, ठीक है? अनलेस सेल्फ डिफेंस में किया, अनलेस आपके सर पे लाउड स्पीकर मारा जा रहा है, ठीक है? अगर आपके सर पे लाउड स्पीकर मारा जा रहा है किसी भी धार्मिक, वहां पर फिर धर्म का नाम नहीं आएगा, वो सेल्फ डिफेंस है ना। उस सेल्फ डिफेंस में अगर आपकी जान को हानि पहुंच रही है तो आप तब जो है वो वायलेंस कर सकते हैं। वो सेल्फ डिफेंस में किए हुए वायलेंस को जो है वो हमारे संविधान ने इजाजत दी है, ठीक है? गीता ने इजाजत दी है। आगे देखते हैं, दिस व्यू ऑफ नेचुरल राइट्स, ये नेचुरल राइट्स का व्यू है, ठीक है? मैंने बोला ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, ये सब क्या है? नेचुरल राइट है। नेचुरल राइट ऐसे राइट्स हैं जो किसी एक राज्य के लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया में इंसान के लिए हर जगह लागू होने चाहिए, होते हैं। डेराइव्स फ्रॉम द अर्ली राइटिंग्स ऑफ थॉमस हॉब्स एंड जॉन लॉक। तो ये नेचुरल राइट्स के एडवोकेट कौन है? जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स। मोस्ट राइट्स libertarians recognize the necessity of a limited role of government as necessary evil to protect individuals from any violation of their rights and to prosecute those who initiate force against others, जिसको मिन आर्किज्म कहा गया है, ठीक है? अब ये मिन आर्किज्म क्या है आइए समझते हैं, ठीक है? सो मिन आर्किज्म क्या है? बेसिकली जो राइट्स लिबर्टेरियन है वो कहते हैं कि यूटोपिया, वो प्रैक्टिकल लोग हैं, वो कहते हैं कि यूटोपिया जैसी कोई चीज नहीं होगी, ठीक है? इसीलिए हमें एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा राइट्स जो हैं वो इंडिविजुअल के पास हो और गवर्नमेंट की अथॉरिटी मिनिमलिस्टिक हो। लेकिन गवर्नमेंट का होना नेसेसरी इविल इसीलिए है क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा आप राइट लोगों को दे देंगे तो राइट को एक्सप्लॉइट करेंगे लोग। और अगर कोई व्यक्ति अपने राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, जैसे मैंने बोला ना, एक व्यक्ति लाउड स्पीकर बजा रहा है, दूसरे को समस्या है, उसने जाके उसके लाउड स्पीकर में तोड़फोड़ कर दी, तो उसने अपने राइट्स को एक्सप्लॉइट किया। तो ऐसे में गवर्नमेंट को इंटरफेयर या इंटरवीन करना चाहिए। इसीलिए कम से कम अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट की हो, और वो इसीलिए ताकि अगर कोई अपने राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है तो गवर्नमेंट बीच में आकर झगड़ा सुलझा सके, ठीक है? यानी कि वायलेंस इनिशिएट ना हो, जिसको कहा गया है मिनार्किज्म। ऑल्दो सम अपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड टैक्सेशन ऑल टुगेदर ऑन द ग्राउंड्स दैट इट रिप्रेजेंट्स नॉन एग्रेशन अगेंस्ट इंडिविजुअल राइट्स बाय द वेरी नेचर, ठीक है? लेकिन जो एनार्को कैपिटलिज्म देख रहे हैं, समझ रहे हैं? एनार्को कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिस्ट क्या कह रहे हैं कि एनार्की होनी चाहिए, स्टेट होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन कैपिटलिज्म होना चाहिए ताकि इकोनॉमी जो है वो चलती रहे। राज्य नहीं होना चाहिए लेकिन कैपिटलिज्म होना चाहिए, ठीक है? और ऐसे विचारधारा को सपोर्ट करने वाले लोग जो हैं वो रॉबर्ट नोजिक, मुरे रोथबार्ड जो है वो, आप एग्जांपल ध्यान रखेंगे, आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिस व्यू ऑफ लिबर्टेरियनिज्म, यानी कि राइट्स लिबर्टेरियनिज्म। दूसरे तरीके का लिबर्टेरियनिज्म देखते हैं क्या है।
कंसीक्वेंशियलिस्ट लिबर्टेरियनिज्म और लिबर्टेरियन कंसीक्वेंशियलिज्म। देखते हैं क्या है ये। कंसीक्वेंस का मतलब क्या होता है, आपने कुछ कार्य किया और उसका आपको क्या रिजल्ट मिला, तो रिजल्ट के आधार पर, यानी कि किसी कृति का, किसी भी एक्टिविटी का, गवर्नमेंट द्वारा किए गए, इंडिविजुअल द्वारा किए गए किसी भी एक्शन का रिजल्ट क्या होगा, उस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए कितनी लिबर्टी दी जानी चाहिए, वो कंसीक्वेंशियलिस्ट लिबर्टेरियनिज्म के अंडर आएगा। ठीक है, देखिएगा, consequentialist libertarianism justify the rights of individuals or pragmatic or consequentialist as well as moral grounds, moral या grounds. Consequentialism is the moral theory that the consequence of a particular action or the basis or any valid moral judgment about that action. ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया वो उसी बात को घुमा फिरा के लिखा हुआ मैंने यहाँ, थोड़ा सा आपको लिखने का अंदाजा लग जाएगा कि बातों को लिखा कैसे जाता है। मोटे तौर पर क्या है, सिंपलिसिटी में आपको मैं बताऊं तो लिबर्टी ऐसी दी जानी चाहिए जिसमें ध्यान रखा जाए, यानी मान लीजिए आपको लिबर्टी दी गई है कि आप लाउडस्पीकर बजा सकते हैं, लेकिन रात को कितनी देर तक लाउडस्पीकर बजाना है, दिन में कितनी बार बजाना है, कितनी आबादी वाले रीजन में कितना जोर से बजाना है, ये कंसीक्वेंसेज है ना। लाउडस्पीकर बजाने के कंसीक्वेंसेज होंगे कि आपने रात को कितनी देर तक बजाया, ठीक है, हॉस्पिटल के कितने नजदीक जाकर बजा रहे हैं आप, स्कूल के कितने नजदीक जाकर बजा रहे हैं, राइट, तो ये कंसीक्वेंसेज है। तो कंसीक्वेंशियलिस्ट लिबर्टेरियनिज्म क्या कहते हैं कि लिबर्टी उतनी ही दी जाए जिसके कंसीक्वेंसेज जो है वो क्या रहे, हार्मनी बनाए, ना कि डिसहार्मनी क्रिएट करें। ठीक है, सो मास हैप्पीनेस को ध्यान में रखते हुए they are less concerned with non-aggression principle and more concerned with the notion of a society that allows individuals to enjoy political and economic liberty which they see as foundation for the human happiness and prosperity. ठीक है, सो नॉन अग्रेशन प्रिंसिपल का ध्यान रखते हैं कौन, राइट्स लिबर्टेरियनिज्म। वो कहते हैं कि अग्रेशन नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वायलेंस पर, नॉन एग्रेशन पर इतना ध्यान जो है वो कंसीक्वेंशियलिस्ट नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कानून ही, लिबर्टी ही इतनी दी है कि वायलेंस होगा ही नहीं। ठीक है, सो उस नॉन एग्रेशन वाले फंडे को उन्होंने पहले ही हटा दिया। अब वो ध्यान दे रहे हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लिबर्टी पर, कि इंडिविजुअल के पास पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लिबर्टी होनी चाहिए ताकि वो अपने जीवन को जो है वो सबसे मतलब प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस तक पहुंचा सके। ठीक है, आगे देखिए, दे आर्ग्यू दैट इंडिविजुअल लिबर्टी लीड्स टू इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड अदर बेनिफिट्स एंड इट डज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रमोटिंग और एनहांसिंग सोशल वेलफेयर। मिल्टन फ्राइडमैन, लुडविग वॉन मिसेस एंड फ्रेडरिक हायक मेजर प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस व्यू। ठीक है, तो ये पॉइंट देखिए क्या बोला है यहां पे, कि अगर आप किसी एक इंडिविजुअल को पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल लिबर्टी देते हैं और आप नॉन अग्रेशन का मतलब कि आपने कानून ही ऐसे बनाए कि अग्रेशन आप होने ही नहीं देंगे, आप वायलेंस होने ही नहीं देंगे, गुंजाइश ही नहीं है, और फिर आप पॉलिटिकल लिबर्टी भी दे रहे हैं, इकोनॉमिक लिबर्टी भी दे रहे हैं, तो एक इंडिविजुअल इतना कमाएगा कि वो थ्रू आउट वो पूरी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करेगा फिर। ठीक है, जैसा कि माहौल जो है वो नॉर्वे, स्वीडन या मतलब जर्मनी जैसे देशों में है। ठीक है, यहां पर इंडिविजुअल इतना कमा रहा है कि वो कम्युनिटी को प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लिबरलिज्म को, थोड़ा सा लिबरलिज्म को डिफाइन कर लेते हैं। तो लिबरलिज्म मैंने आपको बताया इट इज एसेंशियली लिबर्टेरियनिज्म, लेकिन जो लिबर्टेरियनिज्म है वो इसका एंशिएंट रूप है। जो लिबरलिज्म है वो थोड़ा सा मॉडर्न रूप है लगभग एक ही सिमिलर ही कॉन्सेप्ट। वो थ्रू आउट पीरियड ऑफ हिस्ट्री जो है वो एवोल्यूट होता गया। शुरुआत हुई लिबर्टेरियनिज्म से और प्रेजेंट डे में वो लिबरलिज्म के तौर में पहुंचा है। ठीक है, एवोल्यूट हुआ है। अब देखते हैं है क्या। ब्रॉडली फॉलिंग अंडर लिबर्टेरियनिज्म, लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल व्यू बेस्ड ऑन लिबर्टी एंड इक्वालिटी, जो कि हम समझ चुके हैं। Liberals generally support civil rights, democracy, secularism, gender equality, internationalism, and the freedom of speech, the press, religion, and markets. तो ये सारे के सारे जो है वो पॉइंट्स हम अच्छे समझते हैं। सिविल राइट्स होने चाहिए, ठीक है, यानी कि सिविल राइट्स को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, यानी कि डिस्प्यूट है अगर किसी के बीच में जमीन का, तो उस जमीन के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कानून होने चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जनता से जो है वो पूछकर फैसले लिए जाने चाहिए। सेक्युलरिज्म होना चाहिए,
रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी। तो ये सभी मॉडर्न जो इश्यूज हैं, समझ रहे हैं, ये सारे मॉडर्न इश्यूज भी तो हैं, राइट। और ये सब, इन सभी मॉडर्न इश्यूज पर कौन बात कर रहे हैं या इनके लिए कौन एफर्ट्स लगा रहे हैं? लिबरलिज्म, ठीक है। सो अगर आप सपोर्ट करते हैं इन सभी राइट्स को तो आप एक लिबरल हैं। Liberalism became a distinct movement in age of enlightenment when it became popular among Western philosophers and economists. अब यहां पर देखिए, एज ऑफ एनलाइटमेंट, रेनेसांस एज ऑफ एनलाइटमेंट के बाद लिबरलिज्म जो है वो फैला। यानी कि सिविल राइट्स नाम की कोई चीज डार्क पीरियड में नहीं थी, डेमोक्रेसी तो थी ही नहीं, सेक्युलरिज्म का कोई नामो निशान नहीं था। इस्लामिक लोग कह रहे थे सब क्रिश्चियंस को मार दो, क्रिश्चियंस कह रहे थे कि सब कन्वर्ट हो जाओ, ठीक है। हिंदुओं को समस्या हो गई थी कि हिंदू सोसाइटी थोड़ी सेक्युलर है, रही भी है, राइट। जेंडर इक्वालिटी, अब प्रेजेंटली हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। मिडिवल टाइम्स में तो महिलाओं की स्थिति बद से बदतर थी। इंटरनेशनलिज्म केवल जो है वो एरिस्टोक्रेट लोग करते थे, आम लोगों का कोई मतलब नहीं था। जो सर्फ हैं वो तो अपने, हो सकता है पूरा का पूरा जीवन वो अपने मैनर से बाहर निकले ही ना। एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने कोई चांस ही नहीं है, बोलने का जो कोई बोलने की कोई जो है वो आजादी हो मिडिवल पीरियड में। आज मैं यूट्यूब जैसे मतलब ओपन प्लेटफॉर्म पे अपने विचारों को खुले तौर पर रख रहा हूं, ये भारतीय सरकार के द्वारा दी गई आजादी है, इसलिए बोल पा रहा हूं मैं, ठीक है। सो मिडिवल पीरियड में ऐसा नहीं था, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हम मिडिवल पीरियड में नहीं है और भारतीय सरकार ने हमें मॉडर्न टाइम्स में बोलने की इतनी आजादी दी है, ठीक है। उसके अलावा द प्रेस, रिलीजन एंड मार्केट्स, ये सारे पॉइंट्स आप समझते हैं अच्छे से, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इनमें, राइट। Liberalism became a distinct movement in the age of enlightenment where it became popular among the Western philosophers and economists. ये पॉइंट भी हम समझते हैं। Liberalism sought to replace norms of hereditary, अब देखिए लिबरलिज्म ये सब एस्टेब्लिश करना चाहता है, क्या चीजें रिप्लेस करना चाहता है। सो हेरिडिटरी प्रिविलेजेस, यानी राजा का बेटा राजा बन रहा है, लिबरल्स को ये बात पसंद नहीं आई। स्टेट रिलीजन, यानी कि एक देश का एक रिलीजन, यानी कि ब्रिटेन का जो है वो क्रिश्चियन रिलीजन ही होगा, ठीक है, ईरान का इस्लाम रिलीजन ही होगा। सो लिबरल लोग इस चीज के अगेंस्ट है, सेक्युलर होना चाहिए, ठीक है। एब्सोल्यूट मोनार्की, कि शाह के कंट्रोल में पूरा रिजीम है, महाराजा धीराज के कंट्रोल में पूरा रिलीजन, छत्रपति के कंट्रोल में पूरा जो है वो रिजीम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोनार्की नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए। द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स एंड द ट्रेडिशनल कंजर्वेटिविज्म, तो समझ रहे हैं आप, ये जो पीरियड है ना एज ऑफ एनलाइटमेंट का, ये यूरोप को मिडिवल टाइम्स से मॉडर्न टाइम्स में लेकर आया है। और ये सब मिडिवल टाइम्स की समस्या थी, हेरिडिटरी प्रिविलेज थी, ठीक है। जो लॉर्ड है उसका बेटा ही लॉर्ड बन रहा है, शासक का बेटा शासक बन रहा है। जो किंग है उसके पास डिवाइन राइट्स हैं, किंग किसी का भी खून करे, किंग किसी का भी रेप करे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। उस समय कोई समस्या नहीं थी। तो ये जो डिवाइन राइट्स हैं, ये जो चली आ रही जो अथॉरिटी है, इसको खत्म किया जाना लिबरलिज्म का एजेंडा था, ठीक है। एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ। लिबरल्स ऑल्सो एंडेड मर्केंटाइलिस्ट पॉलिसीज, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लिबरल्स जो है वो मर्केंटाइल इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। मर्केंटाइल इकोनॉमी में क्या है? मैक्सिमम एक्सपोर्ट, मिनिमम इंपोर्ट। ऐसे माहौल में इंपीरियलिज्म को बढ़ावा मिलता है, कॉलोनियलिज्म को बढ़ावा मिलता है, स्लेवरी को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। कैपिटलिस्ट मर्केंटाइल इकोनॉमी में जो है वो लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो एस्टेब्लिश हो जाती है, लेकिन स्टिल जो है वो शक्ति शैडो गवर्नमेंट के हाथ में रह जाती है। तो मर्केंटाइल पॉलिसी जो है वो ओपन मार्केट को कंस्ट्रेंट करती है, क्योंकि यहां पर मोनोपोली एस्टेब्लिश होती है। तो लिबरल जो है वो मर्केंटाइल इकोनॉमी के भी खिलाफ है। रॉयल मोनोपोलीज के खिलाफ है कि एरिस्टोक्रेट्स, रॉयल लोगों के पास ही जो है वो ट्रेडिंग राइट्स नहीं होने चाहिए। तो मैंने आपको बोला ना लिबरल्स कौन थे, मैंने आपको क्या समझाया था कि शुरुआत में जो फ्यूडल पीरियड था या जो मिडिवल पीरियड था उसमें अथॉरिटी क्या थी? किंग, फ्यूडल लॉर्ड और चर्च, और सब मिलकर किसे एक्सप्लॉइट कर रहे थे? सर्फडम को, ठीक है। अब फ्यूडल लॉर्ड जो है वो मजबूत थे और चर्च जो है वो फ्यूडल लॉर्ड का आपस में अच्छा रिलेशन था, इसलिए किंग कमजोर था फ्यूडल टाइम्स में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुई? ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज की वजह से ट्रेड बढ़ा, और ट्रेड बढ़ने की वजह से जो फंसे हुए फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो मर्चेंट्स के रूप में उभरे, और उन्होंने जो है वो अपने आप को मर्चेंट क्लास में डेवलप हुआ। तो शुरुआती एरिस्टोक्रेटिक मर्चेंट क्लास निकली जिसने किंग का साथ दिया और जिनका किंग ने साथ दिया,
और यहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज जो है वो ब्रिटेन में डेवलप होती हुई नजर आई। फिर धीरे धीरे और जो है वो डेवलप हुआ और ट्रेड बढ़ा। सो एक और नई क्लास ऑफ मर्चेंट निकल कर आई। एक तो क्लास ऑफ मर्चेंट इन फ्यूडल लॉर्ड्स में से निकल कर आई थी, ठीक है। एक जो नई क्लास ऑफ मर्चेंट निकल कर आए, उनके लिए कोई जगह नहीं थी, उनके लिए कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, क्योंकि सारे पॉलिटिकल राइट जो है वो किंग और इन मर्चेंट्स ने अपने कंट्रोल में लिए हुए थे। तो ये नई क्लास ऑफ मर्चेंट्स ने जो है वो ये रॉयल मोनोपोलीज को तोड़ने की कोशिश करी। ये हैं वो लिबरल्स, ठीक है। यहां से वो लिबर्टेरियन अप्रोच डेवलप हुई है। तो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट है लिबर्टेरियनिज्म का, कि इन लोगों को भी ट्रेड करना था और इन लोगों को ट्रेड करने की आजादी तब तक नहीं मिलेगी जब तक किंग और ये पुराने मर्चेंट्स जो हैं वो आपस में टाइटली निट मोनोपोली, मतलब इकोनॉमिक मोनोपोली जो है वो क्रिएट करके रखेंगे, ठीक है। और यही जो है वो बैरियर्स टू ट्रेड है। इंस्टेड प्रमोटिंग फ्री मार्केट्स, क्योंकि फ्री मार्केट होगी तो सभी मर्चेंट जो है वो ट्रेड कर पाएंगे। अगर सभी मर्चेंट ट्रेड करेंगे तो ये जो मर्चेंट हैं इनकी इंपॉर्टेंस किंग के लिए घट जाएगी ना, क्योंकि अगर सभी मर्चेंट ट्रेड करेंगे तो अब जो किंग को अपीज करेगा, किंग उसको अपनी अथॉरिटी में लाएगा, ठीक है, या अपने मतलब उसको ज्यादा शक्ति मिल जाएगी, ठीक है। फिलोसोफर जॉन लॉक ऑफन क्रेडिटेड विद फाउंडिंग लिबरलिज्म एज, ठीक है। सो जॉन लॉक वाज द फाउंडर ऑफ लिबरलिज्म, क्रेडिट किया जाता है बट इट इज नॉट नेसेसरी। एज अ डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन आर्ग्यूइंग दैट ईच मैन हैज अ नेचुरल राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, एडिंग दैट गवर्नमेंट मस्ट नॉट वायलेट दीज राइट्स बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सो जॉन लॉक की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी उसमें उन्होंने कहा था, ये 3 चीजें लिखी उन्होंने, कि फ्रीडम ऑफ लाइफ होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी होनी चाहिए और फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इन 3 चीजों के आधार, इन 3 चीजों को ये नेचुरल राइट्स कहा है इनको उन्होंने, और इन नेचुरल राइट्स को जो है वो कोई भी गवर्नमेंट नहीं छीन सकता। While the British liberal tradition has emphasized expanding democracy, French liberalism has emphasized rejecting authoritarianism and this linked to nation building, ठीक है। सो यहां पर थोड़ा सा आपको यूएस, यूके और फ्रेंच, मैंने बोला ना 3 शक्तियां थी उस समय, यूएस जो इंटेलेक्चुअल पावर्स आप कह सकते हैं, यूएस, यूके और फ्रेंच। यूएस लोग कह रहे थे कि डेमोक्रेसी के आधार पर, इनका अपना अलग सिस्टम चल रहा था। यूके जो है वो एम्फोसाइज कर रहा था डेमोक्रेसी पर, क्योंकि यूके और यूएस का आपस में रिलेशन है। फ्रांस जो है वो मेनलैंड यूरोप में है, तो इनकी आइडियोलॉजी थोड़ी और अलग है, लेकिन ये अथॉरिटी के खिलाफ है। हेंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो फ्रेंच शासक के खिलाफ हुई, ठीक है। लेकिन फिर से फ्रेंच शासक आ गया नेपोलियन के रूप में। तो ये पॉइंट जो है वो अभी आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आगे इसी ये जो सेम फंडा है ना, कि यूके, यूएस और फ्रांस की जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स है उनकी आइडियोलॉजीज कैसे अलग हैं अपने अपने नेशन के आधार पर। क्योंकि देखिए यहां पर नेशन बिल्डिंग पर एम्फेसिस डाला ना, क्योंकि मैंने बोला ना यूएस के फिलोसफर अलग सोच रहे हैं, यूके के फिलोसफर अलग सोच रहे हैं, फ्रांस के फिलोसफर अलग सोच रहे हैं। तो जब मैं ऐसा बोलता हूं तो मैं 3 अलग डिस्टिंक्ट नेशंस की बात कर रहा हूं, राइट। फिलॉसफी एज अ होल पूरी दुनिया के लिए एक ही है, इस तरह नहीं कह रहा। तो ये नेशन की जो आइडेंटिटी है उस आधार पर बट गए फिलोसफर्स, ठीक है। आगे देखिए, लिबरलिज्म इज परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑब्वियसली प्रेजेंट डे में मैक्सिमम गवर्नमेंट जो है वो लिबरल है। अक्रॉस ऑल डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, वेस्टर्न यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स, लिबरलिज्म एंड प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म क्या कहता है कि मल्टीपल पार्टी सिस्टम होना चाहिए, लोग जो है वो मल्टीपल एथनिसिटी मतलब अपना सके, यानी कि एक ओपन जो है वो सोसाइटी होनी चाहिए। आर सिमिलर इन द सेंस दैट बोथ सपोर्ट इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। इनफैक्ट प्लूरलिज्म इन इज अ प्रिंसिपल विच डेवलप्ड बाय लिबरल्स इन नथिंग बट अ एंड होगा यहाँ पर, एंड नथिंग बट अ पार्ट ऑफ लिबरल ट्रेडिशन। सो प्लूरलिज्म इज अ ब्रांच ऑफ लिबरलिज्म। Further, both of them seek social change through the institution of democracy with political parties universal adult franchise, ठीक है। तो ये सारी चीजों में समझाने का कुछ भी नहीं है, सारी चीजें आप बेहतरीन तरीके से समझते हैं अगर आप मेरे सेशंस लगातार फॉलो करते हुए आए हैं तो अभी तक, ठीक है। लिबरल सरकारें थ्रू आउट इस समय जितनी भी सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज हैं वो सब लिबरल हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, सभी लिबरल सरकारें हैं, ठीक है। लिबरलिज्म में से ही प्लूरलिज्म निकला है, क्योंकि लिबरलिज्म और प्लूरलिज्म दोनों ही इक्वालिटी, टॉलरेंस, जस्टिस, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ठीक है, इंटीग्रिटी, इन सब की बातें करती हैं,
राइट। और ये सब कैसे जो है वो अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी से, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज के आधार पर वोटिंग हो, ठीक है, पॉपुलर आदमी जो है वो, पॉपुलर व्यक्ति जो है वो चूज होकर गवर्नमेंट में आए और फिर वो गवर्न करे सभी लोगों के लिए, तो एक बेनेवोलेंट सिस्टम बने, राइट। ऑलराइट, आज हमें इतना ही पढ़ना है। तो आज हमने पढ़ा लिबर्टेरियनिज्म क्या है, लिबर्टेरियनिज्म के एस्पेक्ट्स हमने समझे, दो तरह के हमने लिबर्टेरियनिज्म समझे, उनमें क्या डिफरेंस है, राइट, और किस तरह लिबर्टेरियनिज्म और कम्युनिज्म डिफरेंट है, ठीक है, और उनकी जड़ें कहां छुपी हैं वो भी हमने समझने की कोशिश करी, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ आया होगा। जो पॉइंट समझ नहीं आया कमेंट में बताइएगा, जो पॉइंट आपको अच्छा लगा बताइएगा, बुरा लगा बताइएगा, ठीक है, कमेंट करना है, आपको फीडबैक देना है। पिछले सेशंस हमेशा की तरह मैं बोलता हूं, पिछले सेशंस आपको जरूर देखने हैं ताकि आप जो है वो एक थॉरो कॉन्सेप्ट जनरेट कर सकें, आंसर राइटिंग में आपको मदद करेगी। और अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरे सेशंस तो आपको बहुत रिवॉर्ड करने वाले हैं, क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे आपको आंसर राइटिंग की तरफ ले जाऊंगा। जैसे जैसे प्री पास आ रहा है, मैं आपकी, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और इनफैक्ट मैं आज बोल दूं प्री के लिए बहुत मदद करेंगे मेरे सेशंस आपकी, ठीक है, तो शेयर करना मत भूलिएगा। और अब मैं धीरे धीरे प्री ओरिएंटेड कर दूंगा। और मैंने जो सवाल पूछा था आपसे मैं फिर से पूछता हूं, इसके बाद मैं आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया कराऊं या एंशिएंट कराऊं, ठीक है। मेरा रुझान थोड़ा एंशिएंट की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि प्री की तैयारी जो है वो आपकी करवा दूंगी। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि प्री की तैयारी करवा दें, तो एंशिएंट उठा लेते हैं वहां से, ठीक है। सो जवाब दीजिएगा, कमेंट बताइएगा मुझे क्या सोचते हैं आप। उसके अलावा पिछले सेशंस देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। आज के सेशन को यहाँ मैं खत्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।